हाँ जी, गुड मॉर्निंग। संडे की छुट्टी मना ली आप लोगों ने? क्या पढ़ा लास्ट में? क्या पढ़ा था हमने लास्ट में? एकदम टॉपिक क्या चल रहा था? तराइन युद्ध में हार के कारण ये पढ़ा था। अच्छा, तराइन युद्ध में पृथ्वीराज की हार हुई क्योंकि आस पड़ोस के राज्यों के साथ में उसके नहीं बन रही थी, इसलिए आसपास के राजाओं ने उसका साथ है। उसकी सेना थी वो भी गौरी के मुकाबले में, क्योंकि उसके अधिकतर सेनापति अन्य सीमाओं पर व्यस्त। तराइन के पहले युद्ध के बाद उसने गौरी को युद्ध की तैयारी का, और गौरी भी एक अच्छा तथा उसने अपनी तुर्कों ने किसका प्रयोग किया? घोड़ों का। और राजपूतों ने, तुर्कों ने कैसे हथियारों का प्रयोग किया और राजपूतों ने? अच्छा, कौन सा इतिहासकार कहता है कि इसने कुछ दिनों तक अधीन शासन किया था? हसन निजामी अपनी कौन सी बुक में लिखता है? तराइन का दूसरा युद्ध कब होता है? कौन जीता इस युद्ध में? पृथ्वीराज को कहां से पकड़ा गया? सरस्वती नाम की जगह से, और उसे मार दिया गया। तराइन का पहला युद्ध कब होता है? 1191। इसमें कौन जीतता है? पृथ्वीराज जीतता है। और गौरी को घायल कौन कर देता है? दिल्ली का गोविंद राज तोम। तराइन के पहले युद्ध का कारण था कि गौरी अपने साम्राज्य का चौहानों और गजनी के राजाओं में लंबे समय से, और गौरी ने उसी टाइम एक जगह पे कब्जा किया था। तबर हिंदू को आजकल अपने क्या कहते हैं? बठिंडा कहते हैं। अच्छा, पृथ्वीराज की जयचंद के साथ नहीं बन रही थी। जयचंद कहां का राजा था? कौन से वंश का राजा था? क्योंकि दोनों कहां पर उत्तराधिकारी बनना चाहते थे? दिल्ली पे। जयचंद किसकी तारीफ, वो किसकी सहायता कर रहा था? परमादित्य देव चंदेल की। किसके खिलाफ? और जयचंद की बेटी का नाम क्या था? और इस प्रेम कहानी को स्वीकार कौन करता है? और दशरथ शर्मा अपनी कौन सी बुक में? नागौर का युद्ध कब हुआ था? किस किस के बीच में? पृथ्वीराज और भीम सेकंड चालुक्य। क्योंकि दोनों अपने साम्राज्य का, क्योंकि चौहानों और चालुक्यों में लंबे समय से, क्योंकि दोनों आबू की परमार राजकुमारी, और विवाह किसका हो गया था? इनके बीच संधि किसने करवाई थी? यार, जगदेव प्रतिहार ने करवा दी थी। महोबा का युद्ध कब हुआ था? पृथ्वीराज किसको हरा के आता है? परमादित्य देव चंदेल। उसके दो बहादुर सेनापति कौन कौन थे? और महोबा किसको सौंप दिया गया था? पंचवंत राय। किसको सौंप दिया गया? इसी साल 1182 में एक जनजाति का विद्रोह दबाया था, बंडानकों का। यह जानकारी किसके लेखन से मिलती है? जिनपति सूरी। बंडानक किन इलाकों में बदमाशियां कर रहे थे? मथुरा, अलवर और भरतपुर। अपने दो तेरे भाइयों का विद्रोह दबाता है, नागार्जुन और अपर का। नागार्जुन कहां राजधानी बना के बैठा था? वो कम उम्र में राजा बना था। उस शासन कौन संभाल रही थी? कर्पूर देवी कौन थी? उसकी मम्मी थी। उसके पिताजी का नाम क्या था? सोमेश्वर नाम था। सोमेश्वर के टाइम में एक अभिलेख लगवाया गया था, कौन सा है? बिजोलिया अभिलेख कब का है? कौन से मंदिर में? किसने लगवाया था? दिगंबर जैन लोलाक ने। किसने रचा था? किसने लिखा था? किसने खोदा था? ये कहता है चौहान कौन से ब्राह्मण है? वासुदेव ने क्या बनवाई? किसने दिल्ली जीत ली थी? विग्राज चतुर्थ। उसके बाद दिल्ली के तोमर क्या हो गए थे? चौहानों के सामंत बन गए थे। कौन से राजा ने मंदिर को गांव दान में दिया था? कौन सा गांव दान में दिया था? सोमेश्वर की उपाधि क्या है इस अभिलेख में? क्या है? कौन से तीर्थों की जानकारी मिलती है? बिजोलिया का नाम, उपरमाल का, मांडलगढ़ का, नागदा का, सांभर का, नागौर का, छतरपुर, जालोर का, नाडोल का और भीनमाल का। इसमें प्रशासनिक विभाजन दिया हुआ है। बताओ देखिए क्या क्या? देश, पत्तन, पूर्व, पल्ली और ग्राम लिखा हुआ इसके अंदर। सोमेश्वर ने अजमेर में एक मंदिर बनवाया था, वो कौन सा था? वैद्यनाथ मंदिर में किस किस की मूर्तियां? उसने अजमेर में और किस किस की मूर्तियां लगवाई? उसकी रानी का नाम क्या था? कर्पूरी देवी। क्या नाम था? कर्पूरी देवी। कौन से देश की राजकुमारी थी? चैदी के। कौन से राजा की बेटी थी? अच्छा, राजे कलचुरी की। और उसका बचपन कहां बीता था? उस मामा जी कौन थे उसके? कुमारपाल चालुक्य। उनके शत्रु को मार के आया था। मल्लिकार्जुन कहां का राजा था? कोंकण का राजा था। मेनाल में सुहेश्वर मंदिर कौन बनवाता है? पृथ्वीराज। उसकी रानी का नाम क्या था? यह नाम उसके कौन से अभिलेख में मिलता है? दौड़ अभिलेख कौन से मंदिर से प्राप्त होता है? और यह मंदिर कहता है कि उसने अपना जो राज्य था वो कैसे प्राप्त किया था? एक और उसका हरियाणा से अभिलेख मिला है, वो कहता उसने यहाँ पर क्या बनवाया था और यहाँ पे किसकी नियुक्ति करके गया था? वो किसको हटा के राजा बना था? अपर गंगे। किसको हटा के? नरपति नाले की बुक बताओ, कौन सी भाषा में? ये किसकी उपबोली है? मारवाड़। कहां से कहां के बीच बोली जाती है? अच्छा, उसकी दो उपाधियां बताओ क्या क्या? बिसल देव और कवि बंधु। कवि बंधु कहां लिखा हुआ है? सोमदेव की बुक का नाम बताओ। ये किस किस की प्रेम कहानी है? बैसल देवी और विगराज। और इसके अनुसार उसने गजनी के राजा, उसने कौन सा नगर बसाया था? यहाँ पे क्या क्या बनवाया? तालाब। और कौन से दिन पशु हत्या पर रोक लगाई गई? किसके कहने पे ऐसा किया गया? उसने खुद ने एक नाटक लिखा था। ये कौन से नाटक पर आधारित है? 12वीं के किरात। अजमेर में क्या बनवाई थी?
संस्कृति पाठशाला। इस पाठशाला की दीवारों पर किस किस की पंक्तियां खोदी गई? हरकेली और ललित विग्राज। कौन तोड़ता है इस पाठशाला को? तोड़ के क्या बनाता है यहाँ पे? उस मस्जिद को हम क्या कहते हैं? क्योंकि इसके पास किसका कितने दिन का उर्स भरता है? अच्छा, इसने गुजरात के कौन से राजा को हराया था? किसको हराया था? और कौन कहता है इसका समय स्वर्ण काल था? दशरथ शर्मा। ये अपने एक भाई को हटा के राजा बनता है। जगदेव। किसको? जगदेव। जगदेव अपने बाप को मार के राजा बनता है। अरुणराज के जैन विद्वान कौन कौन थे? देवबोध और धर्मघोष। कौन से जैन संप्रदाय को जमीनें दान में दी? पुष्कर में कौन सा मंदिर बनवाया? गुजरात के कौन से राजा से हारा? कौन से राजा को हराया? उसकी कौन सी बेटी से शादी की? मालवा के कौन से राजा को हराया? अजमेर में कौन सी झील बनवाई? ये झील कहां पे बनवाई गई? उस युद्ध में इसने किसको हराया था? उसके पिताजी सन्यासी बन गए थे। कौन थे? किसके भी शास्त्रार्थ की अध्यक्षता करते हैं? पार्श्वनाथ मंदिर में क्या चढ़ा के आए? गजनी के राजाओं को हराया। तो क्या लिखा हुआ अभी लिखो? अपनी रानी के नाम के सिक्के चलाए थे। कौन सी धातु के सिक्के थे? कौन सा शहर बसाया था? कब बसाया गया था? और यहाँ पे क्या बनवाया गया? वेरी घट किसकी उपाधि है? ऐसा कौन सी किताब में? उसने गजनी के राजा को क्या नहीं क्रॉस करने दिया? ऐसा कौन कहता है? बहरूच में कुलदेवी का मंदिर कौन बनवाता है? वो कुलदेवी का नाम क्या है? और उसने गुजरात के कौन से चालुक्य राजा को हराया? 108 युद्ध किसने जीते? उसके बेटे का नाम क्या था? वो बाद में कहां चला गया था? अच्छा, आत्मप्रभा किसकी रानी थी? उसका एक और नाम क्या है? वो किस में निपुण थी? कौन सी झील में? कितने दीपक जलाकर? किसकी पूजा करती? पहला स्वतंत्र चौहान राजा कौन था? तो पहले किसके अधीन थे? वो कौन से प्रतिहार के दरबार में था? उसने उसको क्या उपाधि दी थी? चौहान राज्य की स्थापना किसने की थी? कब की थी? ऐसा राजशेखर कौन सी किताब में लिखता है? उसने कौन सी झील बनवाई थी? ऐसे कौन सा अभिलेख में लिखा है? चौहानों ने कहां कहां राज किया था? सांबर, अजमेर, रणथंभौर, नाडोल, जालोर, सिरोही, बूंदी। और उनका उत्पत्ति स्थल कौन सा था? ये कौन सी झील के आसपास का क्षेत्र? कौन कहता है उसी के चारों ओर रहते थे? उनकी राजधानी कौन सी थी? जिसे आजकल आप क्या बोलते हो? कौन सा अभिलेख उन्हें इंद्र का वंशज बताता है? कौन कहता है वो लोग विदेशी थे? और विंसेंट स्मिथ। कौन कहता है वो ब्राह्मण थे? बिजोलिया अभिलेख, चंद्रावती अभिलेख, कायम रासौर, दसर। कौन कहता है कि वो चंद्रवंशी थे? कौन कौन कहता है कि वो सूर्यवंशी थे? अमीर महाकाव्य, अमीर रासो, विग्रह, चतुर्थ का अजमेर अभिलेख और गौरी शंकर हीराचंद। अग्निवंशी कौन बताता है? चंद्रप्रदायी कौन सी किताब में? कौन से ऋषि? कौन से पर्वत पे? यज्ञ के अग्निकुंड से कितनी राजपूत जातियां? कौन कौन से? सबसे लास्ट में कौन आए थे? इस बात का समर्थन कौन कौन करता है? विलियम फ्रैंकलिन की बुक का नाम बताओ। मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इसमें राजस्थान के लिए क्या शब्द यूज में लिया हुआ है? ये जॉर्ज थॉमस था कहां का? राजस्थान में क्यों आया था? कहां कहां पे अटैक किए फिर इसने? अच्छा, राजस्थान को राजस्थान कौन कहता है? और किस शब्द का इस्तेमाल करता है? ये कहां का रहने वाला था? ये राजस्थान में क्यों आया था? और इसे राजस्थान के इतिहास का इसके गुरुजी का नाम क्या था? इसकी दो किताबों के नाम बताओ। इसी का एक नाम और सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। एक और किताब देखो, तराइन युद्ध के प्रभाव। इंपैक्ट ऑफ बैटल ऑफ टेरन, इंपैक्ट्स ऑफ बैटल ऑफ टेरन, तराइन युद्ध के प्रभाव। ये देखो, ये प्रभाव, परिणाम, महत्व एक ही बात है। आप रिजल्ट कहो, आप इंपैक्ट कहो, आप कॉन्सिक्वेंस कहो, आप इंपोर्टेंस कहो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं। किसी भी घटना से पहले होने वाली तमाम घटनाएं कारण है, किसी भी घटना के बाद में होने वाली तमाम घटनाएं परिणाम। भाई बात समझ? तराइन युद्ध से पहले जो कुछ हुआ है वो तो क्या है? कारण। तराइन युद्ध के बाद में जो कुछ हुआ है वो क्या है? अब तराइन युद्ध में कौन कौन से दो पक्ष लड़ रहे थे? कौन कौन दो बंदे लड़ रहे? नाम बता दो उनके। पृथ्वीराज और गौरी। अब इनकी स्थितियों में जो कुछ भी फर्क आया होगा वो तो इसका क्या रहा होगा? परिणाम। अच्छा, क्या फर्क आया? अच्छा, पृथ्वीराज हार गया। पृथ्वीराज हार गया तो गौरी के जो गौरी ने खुद ने राज नहीं किया। गौरी भारत का शासन जिस आदमी को सौंप के गया था वो आदमी कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन आदमी? गौरी का उत्तराधिकारी कौन था भारत में? कुतुबुद्दीन ऐबक। अच्छा, पृथ्वीराज हार गया इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए भारत में राज करना आसान हो गया, कठिन हो गया? मान लो यदि पृथ्वीराज नहीं हारता और पृथ्वीराज यहां पर रहता अजमेर में या दिल्ली के अंदर, तो क्या कुतुबुद्दीन ऐबक या कोई भी तुर्क यहां पे राज कर पाते? तो गौरी के लिए अच्छी बात यह हुई कि गौरी के उत्तराधिकारियों के लिए भारत में राज करना आसान हो गया, क्योंकि उत्तर भारत का सबसे बड़ा राजा उनके द्वारा हरा दिया गया था। और सबसे बड़ा राजा कौन है? पहले पढ़ेगी बात, लिखो एक नंबर। पृथ्वीराज की हार के बाद, आफ्टर डिफीट ऑफ पृथ्वीराज,
पृथ्वीराज की हार के बाद, आफ्टर डिफीट ऑफ पृथ्वीराज, गौरी के उत्तराधिकारियों के लिए भारत में राज करना आसान हो गया था। इट बिकेम इजियर फॉर गौरीज सक्सेसर टू रूल ओवर इंडिया। गौरी के उत्तराधिकारियों के लिए भारत में राज करना आसान हो गया था। इट बिकेम इजियर फॉर गौरीज सक्सेसर टू रूल ओवर इंडिया। गौरी के उत्तराधिकारियों के लिए भारत में राज करना आसान हो गया था। इट बिकेम इजियर फॉर गौरीज सक्सेसर टू रूल ओवर इंडिया। गौरी के उत्तराधिकारियों के लिए भारत में राज करना आसान हो गया था। यह बात तो गौरी की तरफ से आ गई। अब दूसरी बात किसकी तरफ से? पृथ्वीराज। पृथ्वीराज का जो शासनकाल है वो राजपूतों का पीक है। पृथ्वीराज के बाद में राजपूतों का शासन इतने लंबे क्षेत्र के अंदर कभी नहीं रहा कि उन्होंने जाके दिल्ली पे कब्जा कर लिया। राजपूतों की जो उभरती हुई राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी कि वो पूरी उत्तर भारत पर कब्जा कर चुके थे, ये यहां पे जाके समाप्त हो पाती है। और पृथ्वीराज के बाद कोई भी राजपूत राजा दोबारा दिल्ली पर कब्जा नहीं कर पाया था। लिखो, राजपूतों की उभरती हुई राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, राइजिंग पॉलिटिकल एम्बिशंस ऑफ राजपूत्स। राजपूतों की उभरती हुई राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, राइजिंग पॉलिटिकल एम्बिशंस ऑफ राजपूत्स। राजपूतों की उभरती हुई राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, राइजिंग पॉलिटिकल एम्बिशंस ऑफ राजपूत्स। राजपूतों की उभरती हुई राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं समाप्त हो गई, वर एंडेड। समाप्त हो गई, वर एंडेड। तथा पृथ्वीराज के बाद एंड आफ्टर पृथ्वीराज, तथा पृथ्वीराज के बाद एंड आफ्टर पृथ्वीराज, कोई भी राजपूत राजा दिल्ली पर अधिकार नहीं कर पाया। नो राजपूत किंग रूल्ड ओवर दिल्ली। एक ही बात, तो डिबोती कोले कोले। अग्निकुंड से कितने कौन उत्पन्न हुए? कोई भी राजपूत राजा दोबारा दिल्ली पर अधिकार नहीं कर पाया। नो राजपूत किंग कुड कैप्चर दिल्ली। ये लिख लो, कोई भी राजपूत राजा दोबारा दिल्ली पर अधिकार नहीं कर पाया। नो राजपूत किंग कुड कैप्चर दिल्ली। कोई भी राजपूत राजा दोबारा दिल्ली पर अधिकार नहीं कर पाया। राजपूतों में क्या, उसके बाद दिल्ली में मुसलमानों का राज आ गया था। हिंदुओं के हाथ में दिल्ली बाद में एक ही बार आई थी, जब दिल्ली पे कब्जा करता है हेमू। कौन कब्जा करता है? हेमू। हेमू नाम करके एक बंदा था। हुआ यह था कि हुमायूं, हुमायूं का नाम सुना? बाबर भारत में जब राज कर लेता है, बाबर के बाद बाबर का बेटा कौन बनता है? हुमायूं। हुमायूं जब दिल्ली में मर जाता है, हुमायूं जब दिल्ली में मरा तो अपने बिहार का एक राजा था आदिल शाह सूर। क्या नाम था? शेरशाह सूर का वंशज था, इसलिए नाम क्या हो गया उसका? आदिल शाह सूर। और आदिल शाह सूर का एक सेनापति हुआ करता, उस सेनापति का नाम था हेमू। क्या नाम था? आदिल शाह सूर बड़ा शानदार डांसर था, अपने टाइम का ऋतिक रोशन था, सारा दिन डांस किया करता था। तो आदिल शाह सूर को बिहार का राजा, उसको पता चला कि दिल्ली का मुगल बादशाह हुमायूं तो मर गया, तो उसने हेमू को कहा कि जा हेमू और जाके अपने दिल्ली जीत ले। उसने कहा सुल्तान आप भी साथ चलो। सुल्तान ने कहा नहीं, आज मेरा एक प्रोग्राम है, शाम को डांस करना, मैं रिहर्सल कर रहा हूं, और तू जाके वहां पे कर ले कब्जा। हेमू यहां से दिल्ली गया, उसने मुगलों को मार मूर के दिल्ली पे क्या कर लिया? कब्जा। दिल्ली पे कब्जा करने के बाद हेमू को लगा कि यार राजा तो वैसे बेल रखना है कि घुंघरू बांध के डांस कर रहा होगा, इसलिए आपने दिल्ली में खुद को राजा ही घोषित कर लेते हैं। और हेमू ने कहा कि आज के बाद कोई मुझे हेमू नहीं कहेगा रे, आज के बाद अपना नाम है हेमचंद्र विक्रमादित्य। क्या नाम है? और अब पूरा मिर्जापुर अपना है, इधर कब्जा है अपना दिल्ली के ऊपर पूरा। वो दिल्ली में खुद को बादशाह घोषित कर देता है, अपने को राजा घोषित कर देता है। हुमायूं का बेटा है अकबर। हुमायूं का बेटा कौन है? वो बेटा है पंजाब। और उसे पता चला कि यार अपने पिताजी के राज्य पे तो किसने आगे कब्जा कर लिया? हेमू। तो वो पंजाब की साइड से आगे बढ़ता है कि मैं मेरी दिल्ली वापस जीतूंगा, मेरे पिताजी का राज्य वापस जीतूंगा। हेमू को पता चला कि हुमायूं का बेटा उधर से आ रहा है, तो उसने कहा तू रुक, मैं सामने आ रहा हूं तेरे। और हेमू ने अपने तोप खाने को कहा कि तोप खाने वालों तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूं। तोप खाने वाले इतने राजी थे, इतने ज्यादा राजी थे, इतने जल्दी चले गए कि अकबर पहुंचा नहीं, अब हेमू पहुंचा नहीं, उससे पहले अकबर के पास पहुंच गए। तो अकबर ने तोप खाना पकड़ा और हेमू की साइड में लगा दिया वापस। अकबर ने हेमू के तोप खाने से हेमू को उड़ाया था। तो हेमू 3 दिन दिल्ली का राजा रहा था, तो हेमू को तो खुद कोई फील नहीं आया कि मैं राजा बनाऊंगा। हिंदुओं का राज दिल्ली में जाके वापस आया था तो 1947 में आया, जब दिल्ली के राजा बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन बने थे? बीच में हिंदुओं का राज दोबारा दिल्ली पे नहीं आ पाया था। और कई बार कोई कट्टर बजरंग दल टाइप का स्टूडेंट बाद में कहता है कि सर आपको तो पता ही नहीं है, हिंदुओं का राज है 2014 में, इससे पहले बीच में हिंदुओं का कोई भी राजा नहीं बनाया भाई। तो पृथ्वीराज लास्ट राजपूत राजा है, लास्ट हिंदू राजा है जिसने कहां पर कब्जा किया था? दिल्ली। इसके बाद दिल्ली दोबारा इनके हाथ में कभी भी नहीं आई थी। फिर दिल्ली किसके हाथ में चली गई? तो दिल्ली तुर्कों के हाथ। किसके हाथ में चली गई? तो तुर्क अपने देश के नहीं थे, बाहर से आए हुए लोग थे। तुर्कों से बाद तुर्कों में कई अलग अलग वंश आते हैं। तुर्कों में कोई खिलजी आते हैं, उनके अंदर कोई तुगलक आते हैं, उनके अंदर कोई अफगान आते हैं, अलग अलग वंश आते हैं। तुर्कों के बाद में दिल्ली निकल के जाती है मुगलों के हाथ में। किसके हाथ में जाती है? मुगल आए थे उज्बेकिस्तान से। कहां से आए थे? वो उज्बेक थे, उज्बेक। बाबर उज्बेक था, इसलिए यदि कभी आप उज्बेकिस्तान घूमने जाओ और वहां पर यदि आप जाके कहो कि इंडियन है, तो उज्बेकिस्तान वाले बड़े राजी हो कहते हैं कि तुम पर हमने 500 साल राज किया है।
23 सालों तक, 300-400 सालों तक हमने राज किया। 1526 में हमारा बाबर तुम्हारे जाके कब्जा कर लेता है। तो बाबर कहां का था? उज्बेक। तो उज्बेकिस्तान वालों का राज आ गया बाद में। उसके बाद में मुगलों के जब दिन ढले तब तक आ गए अंग्रेज। कौन आ गए थे? अंग्रेज। इंग्लैंड से आए थे तो विदेशी, पहले तुर्क विदेशी, फिर मुगल विदेशी, फिर अंग्रेज विदेशी। तो 1192 के त्राइन के दूसरे युद्ध के बाद भारत में विदेशी शासन चालू हो जाता है। कैसा शासन चालू हो जाता है? जो कब तक चलता रहा? 1947। ये प्रभावित बाद में होने वाली घटनाएं क्या होती है? प्रभाव कि भारत में विदेशी शासन की एक श्रृंखला शुरू हो जाती है, एक सिलसिला शुरू हो जाता है जो कब तक कंटिन्यू रहता है? 1947। देख लो, भारत में विदेशी शासन का सिलसिला प्रारंभ हुआ। ए सीरीज ऑफ फॉरेन रूल वॉज इनिशिएटेड ओवर इंडिया। भारत में विदेशी शासन का सिलसिला प्रारंभ हुआ। ए सीरीज ऑफ फॉरेन रूल वॉज इनिशिएटेड ओवर इंडिया। भारत में विदेशी शासन का सिलसिला प्रारंभ हुआ। ए सीरीज ऑफ फॉरेन रूल वॉज इनिशिएटेड ओवर इंडिया, जो 1947 ईस्वी तक चलता रहा, विच वॉज कंटिन्यूड टिल 1947, जो कि 1947 ईस्वी तक चलता रहा, विच वॉज कंटिन्यूड टिल 1947। ये जितने भी परिणाम है ये पॉलिटिकल परिणाम, कि गौरी को पॉलिटिकल क्या लाभ हुआ कि उसके उत्तराधिकारियों के लिए राज करना आसान हो गया। राजपूतों को पॉलिटिकली क्या डैमेज हुआ इसके अंदर कि वो दोबारा कभी भी दिल्ली पर कब्जा नहीं कर पाए थे। भारत के लिए क्या रहा? तो भारत के अंदर कैसा शासन आ गया? विदेशी, जो कब तक चलता रहा? शासन की बात है ना, किसी का शासन हट गया और किसी का शासन आ गया, ये पॉलिटिकल बातें हैं सारी। पर जब भी कोई नया शासन आता है तो केवल पॉलिटिक्स में बदलाव नहीं आते, साथ में बदलाव आते हैं कल्चर में। केवल पॉलिटिकली चेंज नहीं आते, साथ में चेंज कहां पे आते हैं? भाई पहले तो भारत के राजा थे तो भारत की संस्कृति पूरी एक थी। अब भारत से बाहर के लोग आएंगे तो उनकी संस्कृति भी क्या होगी? अलग। तो तुर्कों का जब राज आया तो भारत की जो संस्कृति थी उस पर कुछ अच्छे प्रभाव आएंगे, कुछ कैसे प्रभाव आएंगे? बुरे, दोनों प्रकार के होंगे। तो लिखो, 4 नंबर लिखो, तुर्क शासन की स्थापना के कारण, ड्यू टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टर्क्स रूल, तुर्क शासन की स्थापना के कारण, ड्यू टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टर्क्स रूल, तुर्क शासन की स्थापना के कारण भारतीय कला व संस्कृति पर सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव दिखाई दिए। पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट्स वर सीन ऑन इंडियन आर्ट एंड कल्चर। भारतीय कला व संस्कृति पर सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव दिखाई दिए। पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट्स वर सीन ऑन इंडियन आर्ट एंड कल्चर। भारतीय कला व संस्कृति पर सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव दिखाई दिए। पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट्स वर सीन ऑन इंडियन आर्ट एंड कल्चर। जैसे लिख लो भाई कौन कौन से प्रभाव दिखाई, इसी में लिखेंगे ना, जैसे लाइक इसी में ए बी लगा के लिख लेना। तो पहले बताओ सकारात्मक लिखेंगे नकारात्मक लिखे? सकारात्मक लिख लो, ए नंबर लगा के लिख लो, सकारात्मक प्रभाव, पॉजिटिव इंपैक्ट। पॉजिटिव इंपैक्ट क्या था? सकारात्मक प्रभाव क्या है? अच्छा सिंपल सा एक सौ बात सुनना, देखो भारत की जो कल्चर थी, इंडिया की जो कल्चर थी, उसमें एक नई कल्चर आ गई, इस्लामिक। कौन सी कल्चर आ गई? इसलिए दोनों कल्चर मिल गई आपस के अंदर, तो एक मिली जुली कल्चर यहां पर आई। इस मिली जुली कल्चर का नाम क्या है? इंडो इस्लामिक। क्या नाम है? हिंदुओं वाली कल्चर को तो क्या कर दिया? इंडो, और मुसलमानों वाली कल्चर को क्या कर दिया? दो अलग अलग संस्कृति, दो अलग अलग धर्मों के लोग जब आपस में जुड़े तो एक नई मिली जुली कल्चर आई ना। हिंदी में एक ज्यादा अच्छा शब्द हो, साझी। क्या शब्द हो? कैसी संस्कृति आती है अपने? इंग्लिश वाला शब्द मुझे और ज्यादा अच्छा लगता है, कंपोजिट। कंपोजिट कल्चर, दोनों की मिली जुली जो कल्चर थी, तो कल्चर कैसी होगी? समन्वित संस्कृति या कंपोजिट कल्चर होगी, जिसका नाम क्या दिया हमने? और जब भी दो संस्कृतियां मिलती है तो उसके प्रभाव कल्चर के हर क्षेत्र में दिखाई देते हैं। जैसे कल्चर के क्या क्या इलाके हो सकते हैं? कि वो आर्किटेक्चर हो सकता है, वो आपका लिटरेचर हो सकता है, वो आपका म्यूजिक हो सकता है, वो आपकी पेंटिंग्स हो सकती है। कहां कहां पे प्रभाव दिखाई दिए बताओ? देखिए, स्थापत्य कला पे, साहित्य पे, संगीत पे, और भी कल्चर के जितने पार्ट। ये तो हमने जैसे में लिखा भाई 3-4 बातें, और भी कोई यदि पार्ट होता तो उस पर भी किसका असर दिखाई देगा? इस मिलीजुली कल्चर का। इस मिलीजुली कल्चर क्या बोलते हैं? तो टर्किश रूल का एक पॉजिटिव इंपैक्ट ये था कि मिलीजुली कल्चर, एक नई कल्चर भारत में थी, इसका नाम क्या है? और इसके प्रभाव सब जगह दिखते हैं। कहां कहां पे? स्थापत्य कला पे, साहित्य पे, संगीत पे। मैं बताऊंगा क्या प्रभाव, लिखो अभी आप। इसी में 1-2 लगा लो ना, ए सकारात्मक में वापस 1-2 लगा लो आप। 4 नंबर पॉइंट के सब पॉइंट लिख लो आप। तो भारत में इंडो इस्लामिक नामक एक साझी संस्कृति का उदय हुआ। भारत में इंडो इस्लामिक नामक एक साझी संस्कृति का उदय हुआ। ए कंपोजिट कल्चर नेम्ड इंडो इस्लामिक वाज इवॉल्व्ड इन इंडिया। भारत में इंडो इस्लामिक नामक एक साझी संस्कृति का उदय हुआ। ए कंपोजिट कल्चर नेम्ड इंडो इस्लामिक वाज इवॉल्व्ड इन इंडिया। नई कल्चर इवॉल्व हुई, वाज इवॉल्व्ड इन इंडिया। इसी में कंटिन्यू करना, जिसके प्रभाव स्थापत्य कला, साहित्य, संगीत तथा चित्रकला पर देखे गए। जिसके प्रभाव स्थापत्य कला, साहित्य, संगीत तथा चित्रकला पर देखे गए। विच इंपैक्ट्स वर विजिबल
which impacts were visible on architecture, literature, music and paintings. Which impacts were visible on architecture, literature, music and paintings. जिसके प्रभाव स्थापत्य कला, साहित्य, संगीत तथा चित्रकला पर देखे गए। कुल मिला के नाम याद रखना है। ये कौन सी कल्चर आई थी? एक इंडो इस्लाम, है ना। बाद में तो आगे प्रभाव में तो आप कुछ लिख देना, किस किस पे देखेंगे, आपको जो भला लगे वहां पे लिख दो। बोले जो भी आपको कल्चर की चीज दिखाई देती है उन दोनों में मिलीजुली कल्चर आई। तो लिखना मत, आप केवल देखना है एक बार। जैसे स्थापत्य कला पे क्या फर्क है, जब आगे आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तब तो पूरा ढंग से लिखोगे इसको, एक बार समझ लो थोड़ा सा, ताकि यूं नहीं लगे कि यार ये क्या लिख लिया हमने। मैं नॉर्मल बताता हूं। स्थापत्य कला मतलब मकान बनाने। स्थापत्य मतलब क्या हो गया? भवन निर्माण, बिल्डिंग बनाने को क्या बोला जाता है? स्थापत्य। अपने यहाँ पे गेट ऐसे बनाते थे। अपने जो गेट बनाने का तरीका यह है, जिसको अपने हिंदी में तो बोलते सहतीर, क्या बोला करते हैं, या इंग्लिश में बोलते लेंटल। लेंटल लेंटल डाल दिया इसके ऊपर। मुसलमान इस मामले में थोड़े स्टाइलिश थे। उनका गेट अब ये था, चेंज है ना। बाकी मकान वैसा ही बन रहा होगा जैसे आपके पहले बन रहा था, लेकिन उसका गेट चेंज है। इसको बोला करते थे मेहराब। क्या बोलते हैं? आर्क। आर्क बोला करते थे इसको, मेहराब बोला करते थे। और आज भी आपको अपने राजस्थान की विधानसभा के सारे गेट देख लो जाके, सर ऐसे। या इमेजिन करके अभी सोच के देखो कि आपके घरों में जब कभी भी शादी हुई है तो शादी का जो टेंट लगा उसका मेन गेट कैसा है? शादियों में अपने टेंट का मेन गेट लगभग लगभग इसी प्रकार का होता है। अपने गेट बनाने का तरीका ये, अब एक नया तरीका आ गया था, नई कल्चर आई ना। अच्छा, अपने यहां पे जैसे मकानों को ऊंचा दिखाना है, ऊंचा दिखाना तो अपने याद क्या करते, उनकी छत ही ऊंची ले लिया करते। ऊंची ऊंची छतों के मकान बनाए जाते। या ऐसे मंदिर मंदिर बनाते तो मंदिरों के ऊपर वो शिखर बनाते। देख लो मंदिरों पे झंडा लगाने वाला शिखर होता है। मुसलमानों ने आने के बाद में एक नया प्रयोग शुरू किया, डोम, गुंबद। क्या बनाना शुरू कर दिए थे? गुंबद बनाना शुरू कर, डोम बनाना शुरू। ये बाहर मकानों के बाहर ही मीनारे, ये बात मुसलमानों के आगे शुरू की हुई, तुर्कों की शुरू की हुई है सब चीजें। नई कल्चर आगे। अच्छा, मकान जो भी मिले उनमें दोनों प्रकार की चीजें, उनमें इंडो भी और उनमें क्या है? इस्लाम। अपने तो ये कहते साझी संस्कृति आई भाई। एक तो ये आती भाई मुसलमान आए, मुसलमानों ने आगे कहा भाई हमारे मकान ऐसे ऐसे बनाने, तब तो साझी होती नहीं। उनके मकानों का प्रकार अलग और यहाँ जो पहले से लोग रहते उनके मकानों का प्रकार अलग। पर यहाँ तो एक ही मकान में दोनों चीजें हैं। उसी के अंदर इंडो कल्चर है और इसी के अंदर कौन सी है? इस्लाम। तभी तो सकारात्मक है, तभी तो मिला जुला प्रभाव है। अच्छा, ऐसा क्यों बात दोनों प्रकार की कैसे दिखाई देती है? तो दो रीजन है। एक तो शुरुआत में जितने भी तुर्क राजा यहां पर आए तो उनको जैसे मस्जिदों की आवश्यकता थी, भाई नमाज कहां पढ़ेंगे, मस्जिद चाहिए अपने को। अब हाथों हाथ तो नई मस्जिद बनाई नहीं जा सकती, तो कहा यहां जो पहले से कोई मंदिर बना हुआ है, यहां जो पहले से कोई बिल्डिंग बनी हुई है उसको तोड़ के बना लो। तो जैसे अपने यहाँ पे संस्कृत पाठशाला थी, कहा इसको तोड़ो। तो तोड़ने का मतलब ये नहीं था पूरी तोड़ दो, कहते ऊपर से छत तोड़ो। तो ऊपर वाली छत तोड़ते, छत तोड़ के उसके ऊपर गुंबद उम्बद बना लेते, साइड में मीनारे बना लेते, नीचे से दीवारें हुई। तो दीवारों का स्टाइल तो कौन सा हो गया? इंडो। ऊपर छत और वो गुंबद और मीनारे बनाई, वो कौन सा हो गया? इस्लाम। मिली जुली। अब आपने कहेगा 2.5 दिन का झोंपड़ा इंडो इस्लामिक संस्कृति का उदाहरण है। 2.5 दिन का झोंपड़ा कौन सी संस्कृति का उदाहरण है? इंडो इस्लाम। तो यहां की बिल्डिंग्स को तोड़ तोड़ के ही बनाई गई थी, इसलिए उनके अंदर दोनों प्रकार की कल्चर अपने आप दिखाई देगी। अच्छा, इसका मतलब तो यह कि उन लोगों ने नई बिल्डिंग बनाई नहीं, तो नहीं साहब नई बिल्डिंग भी बनवाई उन लोगों ने। तो बाद में जब नई बिल्डिंग बनवाने भी लग गए वो लोग, तो फिर उनमें दोनों कल्चर क्यों है? फिर तो अपनी कल्चर ही फॉलो करते हैं उनके अंदर। तो उसका रीजन दूसरा था कि खिलजियों के टाइम तक आते आते इन्होंने अपनी बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी थी, खुद की बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी। पर मिस्त्री तो अपने थे, मिस्त्री साथ में थोड़ी लाए थे, वो तो फौज आई थी पूरी की पूरी। और मिस्त्री एक ऐसा जीव होता है जिसको आप कितना भी समझा दो, कितना भी नक्शा पास करवा दो उसको, वो वही बनाता है जो उसको आता है ना। आप मतलब आजकल जब ये इंजीनियर वगैरह आ गए, आजकल जब अपने आर्किटेक्ट से पहले मैप बनवा लेते हैं, भाई यहाँ रसोई बनेगी, यहाँ पर सीढ़ियां बनेगी, यहाँ हमारे पूजा वाला होगा, यहाँ बाहर गैलरी होगी, ये बाहर हमारे यहाँ पे रोड के पास में दीवार होगी, पूरा आप सेट करते हो। फिर आप मिस्त्री को बुलाते हो, मिस्त्री कहते हो मिस्त्री ये है मैप, ये हमारे ये बनाना, ये बनाना, ये बनाना, ये बनाना। आप पूरा समझा के चले जाते हो, आप जाते हो तब वो अपने मजदूरों को कहता है 16 साल का एक्सपीरियंस है, ये कल के छोरे कागज में बना बना के दिखाएंगे। मैं एक बार तो गुणिया फेंक दूं ना तो सूत इधर का इधर नहीं हो। नापने वाला जो होता है ना, तो वो यूं नहीं है उसको कि भाई उसको किसी कहे तो उधर लेके जाओ, यूं फेंकता है ये सीधी बस। तो कई बार थोड़ी थोड़ी गांव में दीवारें थोड़ी थोड़ी इधर उधर झुकी हुई सी रहती है, पिस्सा की झुकी हुई मीनारों की तरह दिखाई देती है। इसका मतलब है मिस्त्री ने गुणिया फेंक के मारा है, उसने बाद में कोई नापने की कोशिश भी नहीं की थी। तो मिस्त्री तो सारे के सारे अपने ही थे। तो किसी मुसलमान राजा ने किसी यहाँ के कारीगर को बुला के पूरा समझाया कि देख ये नीचे इस प्रकार का होना चाहिए, गेट ऐसा होना चाहिए, गुंबद होना चाहिए, मीनार होनी चाहिए, सब कुछ समझाया। करता वो वही था जो उसको आया करता था। इसलिए यहाँ की मुसलमानों की बिल्डिंग में भी बाद में कैसी कल्चर आ गई? इंडो। तो शुरुआत में इसलिए आई क्योंकि बिल्डिंग तोड़ तोड़ के बनाएगी, पहले की यहाँ की बिल्डिंग तोड़ तोड़ के बनाएगी, बाद में इसलिए कल्चर आने शुरू हो गई क्योंकि यहाँ के कारीगरों द्वारा बनाए। मैं एक अच्छा उदाहरण बताता हूं। दिल्ली में एक सुल्तान बना गयासुद्दीन तुगलक,
कौन सुल्तान बना? अच्छा, मुसलमानों में किसी के मरने के बाद में उसको जहां दफनाया जाता था वहां पे बनाते मकबरे। क्या बनाते? मकबरे का नॉर्मल सा मीनिंग आप समझ लो, समाधि है ना, जहां बंदे को दफनाया हुआ है वहां ऊपर जो भी बनाया जाता है क्या होता? मकबरा। हिंदुओं में तो जलाते, तो जहां जलाते जलाने के बाद बनाते छतरी। क्या बनाते? मुसलमानों में दफनाते, तो दफनाने के बाद में उसके ऊपर क्या बनाते? मकबरा। और मकबरा पूरा एक मकान होता है। छतरी क्या सीधा है, पिलर खड़े किए और ऊपर छतरी बना दी। मकबरे पूरे पूरे मकान हुआ करते थे, क्योंकि हिंदू तो मानते ही ऐसा है कि मरने के बाद में शरीर तो उड़ गया, शरीर में तो कुछ भी नहीं बचा, आत्मा किसी दूसरे शरीर में चली गई, तो वह छतरी बनवा दो और वह खत्म, याद रहेगी भाई फलाना जी का यहाँ पे अंतिम संस्कार किया गया था। मुसलमान कहते हैं कि नहीं, आदमी को दफनाया गया, ये तब तक यहीं पर रहेगा जब तक कयामत का दिन नहीं आएगा। जब तक क्या नहीं आएगा? तो कयामत का दिन तो भगवान जाने कब आए, 1000 साल बाद में, 2000 साल बाद में, तो आदमी की व्यवस्था तो पूरी होनी चाहिए। जब यहां लेटा हुआ है तो उसके ऊपर क्या बना दिया जाए? मकबरे। मुसलमान राजा अपने मरने से पहले अपने मकबरे बना लेते, कि उनको लगता क्या पता औलाद पीछे बनाए कि नहीं बनाए, तो पहले बना के जाते, औलाद को कह के जाते कि यहां दफनाना है, व्यवस्था मेरी यहां पे होनी चाहिए। तो गयासुद्दीन तुगलक का दिल्ली में मकबरा है, पूरी इस्लामिक कल्चर है, कि तुगलकों तक आते आते तो पूरे राज ही हो गया था एकदम। तो नीचे पहले पानी है, झील बनाई, ये झील बना के, और बिल्डिंग्स बनानी भी ये तुर्कों का स्टाइल था। झील बनाई, झील बना के इसके अंदर एक चबूतरा बनाया, चबूतरा समझते ना, प्लेटफॉर्म है ना, एक प्लेटफॉर्म बनाया, प्लेटफॉर्म बना के इसके ऊपर बिल्डिंग बनानी शुरू की। बिल्डिंग एकदम वैसी जैसे इस्लामिक कल्चर होनी चाहिए, गेट वेट एकदम वैसा पूरा का पूरा। इसके ऊपर जो भी गुंबद गुंबद लगाने थे वो सब लगाए हुए। यहां पर जो मीनारें खड़ी करनी थी मीनारें खड़ी। ऊपर जाते जाते भगवान जाने उस मिस्त्री के दिमाग में क्या आया, और उसने ऊपर जाके बनाया कलश। सोने का कलश चढ़ाया, कलश होता है तो पानी का लोटा बनाया, कलश बनाया। इसके ऊपर एक हिंदुओं में एक स्टाइल और होता है, आम बनाते, और इसको बोलते हैं आमलक। क्या बोला करते थे? तो एकदम ऊपर ऊपर जाके उसने दो बना दिए, एक तो बना दिया कलश और एक क्या बना दिया? आमलक। अब अपने पढ़ते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा इंडो इस्लामिक शैली का उदाहरण है, जो मकबरा पूर्णतः इस्लामिक शैली में बना हुआ है, लेकिन फिर भी उसके शीर्ष भाग में कलश तथा आमलक बनाए गए, जो कि हिंदू शैली का उदाहरण है। इसलिए हम मानते हैं कि वो कंपोजिट कल्चर है, जिस कल्चर का नाम क्या है? इंडो इस्लामिक। तो मुझे लगता है कि ये गयासुद्दीन तुगलक तो बेचारा बनवाना भी नहीं चाहता था, ये मिस्त्री का दिमाग है। और गयासुद्दीन तुगलक ने तो आगे कहा और होगा बेचारे ने, अरे क्या बना दिया ऊपर, लट्टू से क्या कोड़ दिया, उतारो इनको नीचे। मिस्त्री ने कहा साहब रुको एक बार, 2 मिनट मजदूरों से पूछ लो ठीक लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। और मजदूरों ने कहा साहब थू थू, इससे पहले इतने अच्छे हमसे तो कभी नहीं बने। कुछ चीजें ऐसी होती है जो आदमी दूसरों के देखा देखी करता है। आप कपड़े लेने जाते हो, आपको कई बार कोई पैंट अच्छी भी नहीं लगती, आपको लगता है फिट विट सही नहीं यार, आपका दोस्त कह दे कि नहीं यार शानदार लग रही, हेलो इसको लग रही है तो भी यार ठीक ही है। तो गयासुद्दीन तुगलक को जब इतने सारे लोगों ने कहा कि नहीं साहब ऊपर वाले शानदार लग रहे, तो आज दिन तक पड़े हुए वो चीजें। तो यहाँ की स्थापत्य कला में दोनों प्रकार की चीजें दिखाई देती है, हिंदू कल्चर भी दिखाई देती है और मुस्लिम कल्चर भी दिखाई देती है। जिस कल्चर का नाम क्या है? क्या नाम है? याद रहेगी। स्थापत्य कला के बाद और किस पे प्रभाव है? साहित्य। साहित्य में तो लोचा गंभीर हुआ। मुसलमान बाहर से आए, उनकी भाषा फारसी, उनकी भाषा कौन सी? अपने यहां पे बोलते खड़ी बोली, हिंदी की मम्मी। हिंदी से पहले की जो हमारे यहां पर भाषा थी उसको क्या बोला करते थे? खड़ी। संस्कृत से, संस्कृत लिखने की लैंग्वेज हुआ करती, और बोलने की जो लोगों की लैंग्वेज थी वो कौन सी थी? खड़ी। उधर वालों को अपनी नहीं आए, अपने वालों को उनकी नहीं आए। अब क्या किया जाए? तो बाद में कहा एक ऐसी भाषा लेके आओ जो उधर वालों को भी समझ में आ जाए, हमारे वालों को भी समझ में आ जाए। वो भाषा है उर्दू। वो कौन सी भाषा है? कई बार लोग कहते हैं उर्दू मुसलमानों की भाषा है, ना, उर्दू भारत की भाषा है। भारत के बाहर उर्दू कोई जानता ही नहीं। भारत के बाहर के किसी मुसलमान को उर्दू पढ़ा के देखो, देखे कि तेरे उर्दू आती है क्या? आ ही नहीं सकती, ये है ही अपनी भाषा, तो बाहर के लोगों को कहां से आएगी? और उर्दू में दोनों चीजें हैं, उर्दू के सारे शब्द हिंदी के हैं, इसलिए आपको हिंदी और उर्दू में फर्क ही महसूस नहीं होता। इसलिए उर्दू के शब्द आगे हिंदी में, और हिंदी के शब्द किधर चले गए? उर्दू में। और लिखने का तरीका फारसी है, लिखते उसको वैसे हैं, लेफ्ट टू राइट। अपने कैसे लिखेंगे हिंदी? राइट टू लेफ्ट, वो उसको अरबी फारसी जैसे लिखते हैं। तो जो स्क्रिप्ट थी, जो लिपि थी, वो तो लेके आगे अरबी, अरबी लिपि के अंदर लिखी जाती थी फारसी भी, और जो शब्द थे वो सारे के सारे हिंदुस्तान के हैं। इसलिए आपको पता ही नहीं चलता कि आप दिन में सारे दिन उर्दू ही बोलते हैं। आप हिंदी तो कम बोलते हैं, उर्दू ज्यादा बोलते हैं। और आप कभी नहीं अपने दोस्त को कहते कि आज मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा की, इंतजार किया है। आप कभी नहीं बोलते कि आज सुबह सुबह मैंने समाचार पत्र का वाचन किया है, मैंने अखबार पढ़ा है। आप कभी अपने किसी दोस्त से नहीं पूछते कि आज कितने दिनांक हो चुकी है, तारीख क्या है। सारे उर्दू के शब्द हैं। तो यहां एक मिली जुली भाषा लेके आए, जो यहां के लोगों को भी थोड़ी पल्ली पड़े, उधर वाले लोगों को भी थोड़ी समझ के अंदर आए। और उस भाषा का नाम क्या है? तो साहित्य तो पूरा चेंज हो गया। और उर्दू की देखा देखी अपने हिंदी बनी। हिंदी तुर्कों के आने के बाद की भाषा है। हिंदी के लिए तो कहा जाता है हिंदी का पहला प्रयोग करने वाला आदमी अमीर खुसरो है। उससे पहले अपने यहाँ पे खड़ी बोली टाइप की भाषा हुआ करती, ब्रिज, ये भरतपुर वाले जो नहीं बोलते ब्रिज वाली, ये इस टाइप की मथुरा वाली जो भाषा है, ये वाली भाषा हुआ करती अपने इस इलाके की जो भाषा थी। धीरे धीरे भाषा के अंदर चेंज आए। तो ये किसका प्रभाव पड़ गया? आपका साहित्य, नई प्रकार की चीज आ गई, भाषा ही नहीं शुरू हो गई आपके। तो इंडो इस्लामिक कल्चर की देन कौन सी भाषा है? उर्दू। कौन सी भाषा है?
वह दोनों का मिला जुला असर जिस भाषा पे दिखाई देता है, भाषा कौन सी होगी? अपने उर्दू भाषा होगी। इसलिए अपने को उर्दू हर किसी को समझ में आ जाती है कि शायरियां सारी उर्दू में है और शायरियां सबको समझ में आती है ना। कभी ना कभी दो चार आपने याद करी रखी होगी कि जिंदगी में जरूरत पड़ी होगी कभी इन चीजों की थोड़ी बहुत, तो आपकी याद की भी। अच्छा, इसके बाद क्या है आपका? संगीत। संगीत वाली तो और जोरदार चीज। संगीत मुसलमानों में हराम था। इस्लाम कहता है कि कोई भी गीत नहीं गा सकता, संगीत हराम है, संगीत का प्रयोग होना ही नहीं चाहिए। इसलिए जब तक मुसलमान भारत में नहीं आए थे गीत वीत नहीं गाते थे, ये गाना बजाना सब हराम है, ये सब नहीं किया जाना चाहिए। भारत में आके देखा कि यहां हर आदमी गीत गा रहा है, बोला कितना बेसुरा गाता हो फिर भी गाता है। शाम को 6-7 बजे मंदिर के अंदर लोग झूल झूल के हरे रामा हरे कृष्णा क्या करते। मुसलमानों ने पूछा कि यार ये क्या सिस्टम है तुम्हारे? तो अब ये भगवान से फ्रीक्वेंसी मैच करवा रहे हैं हम, ऐसे झूल झूल के कहा एंटीना सेट कर रहे हैं। पहले सारे मुसलमानों ने झूल झूल के कवालियां गानी शुरू की। मौला मेरे भर दे झोली मेरी है मोहम्मद, जाए ना तेरे दर से कोई खाली। मुझे बताओ भारत के बाहर कहां पर मुसलमानों द्वारा गीत गाए जाते हैं? ये संगीत है ही भारत की देन यहां की। और जब मुसलमानों ने यहां गीत गाने शुरू किए तब समझ में आया कि अल्लाह ने सबसे खूबसूरत कंठ मुसलमानों को दिए हैं। इतने साल तक नहीं गा रहे थे, बात गलत थी। और भारत में आप देख लो जितने अच्छे संगीतकार गीतकार हुए सारे के सारे कौन हुए? इसका मतलब पहले वाली बात कि संगीत गाना बजाना नहीं चाहिए, वो फिर ले रहा है कोई ना कोई। पूरे के पूरे साहब आप पुराने वाले देख लो, रफी देख लो, मोहम्मद रफी साहब देखो, नौसाद देखो, खय्याम देखो, गुलाम अली खान देखो, फतेह अली खान देखो, ये नए वाले जितने हैं, कोई सलीम सुलेमान देखो, अली गनी देखो, टोटल सारे के सारे कौन है? मुस्लिम है। तो तब पता चला यार ये वाला मामला तो सही है। और सारी दरगाहें देख लो, सारी दरगाहों में कव्वालियां गाई जाती है, जोर जोर से कव्वालियां गाई जाती है। तो संगीत तो पूरा असर यहां पे देखने को मिला। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि भाई ये तो अपने पुरुष कलाकारों के नाम। महिला कलाकारों में भी भारत के अंदर सबसे अच्छी कंठ वाली गायिका जो पिछले 100 साल के अंदर हुई है वो नूरजहां थी। कौन हुई? जहांगीर वाली लुगाई नहीं। अब नूरजहां समझ से डायरेक्ट वहां चले जाते हो, है ना। नूरजहां अपने आजादी के टाइम के आसपास भारत की एक बहुत अच्छी गीतकार थी और विभाजन के बाद में चली गई पाकिस्तान। सिंगर थी बहुत अच्छी, अपने पाकिस्तान चली गई। और नूरजहां पाकिस्तान चली गई इसलिए लता मंगेशकर अपने भाग्य खुले कहीं ना कहीं जाके। जब तक नूरजहां इधर थी बॉलीवुड में राज था नूरजहां, और सारे लोग नूरजहां से गीत गवाया करते। लता जी के लिए तब ऐसा कहा जाता था कि लता जी की आवाज के अंदर पतलापन ज्यादा है, लता जी की आवाज बच्ची जैसी सी है। और अभी भी आप लता जी की आवाज सुनो, छोटी गुड़िया गा रही हो कोई, उस टाइप की से एकदम आवाज लगेगी। जबकि नूरजहां की आवाज में वो मर्दानापन था कि आदमी 8 बजे के बाद में झूले, वो नूरजहां वाली आवाज के अंदर दिखाई देता था। ये तो नूरजहां चली गई पाकिस्तान, पाकिस्तान चली गई तो बॉलीवुड वालों ने कहा अब अपने पास जो ऑप्शन है वही गवाया जाए। बाकी नूरजहां बड़ी शानदार सिंगर हुई। और नूरजहां मतलब जितनी थी सिंगर थी उतनी सन की महिला थी। नूरजहां हर गीत गाने से पहले बर्फ खाती। अक्सर यह माना जाता है कि जो लोग कंठों का ज्यादा प्रयोग करते हैं वो ठंडे से दूर रहे। वह जैसे हम पढ़ाने वाले मास्टर भी होते हैं, हम ठंडा पानी नहीं पी सकते कि किसी घर भी जाओ और कोई ठंडा पानी ला दो, नहीं यार पानी थोड़ा निवाया से लेके जाओ, अपने नॉर्मल जो पानी है वो लेके जाओ, ठंडा पीते कंठ खराब हो जाएंगे, कल 8-10 घंटे जगना है, हमसे तो बोला नहीं जाए। ऐसे सिंगर होते हैं ये बड़ा कंठों का ध्यान रखते हैं, कभी कोई मुलट्ठी खाते हैं, कभी मिश्री खाते रहते हैं। नूरजहां हर गीत गाने से पहले और बर्फ खा के जाते। पूछा भाई मैडम बर्फ इससे कंठ खराब नहीं है? तो उसने कहा मेरे खुलते हैं, मैं ढंग से गाऊंगी जोरदार। और नूरजहां के पास कोई जाता और जाकर था कि मैडम हमारे कार्यक्रम और उसमें गीत गाना है, उसने गा दूंगी। कितने रुपए लोगे? तो उसने कहा रुपए मेरे मैनेजर से पूछ ले, जितना मेरा मैनेजर डिसाइड कर लेगा उतना। पर मेरी एक दूसरी शर्त है। क्या मैडम? कि जो कार्यक्रम होगा कितने लोग आएंगे उसमें? तो मैडम लोग तो 2000 आएंगे उसके अंदर। तो कितने भी आए मुझे कोई लेना देना नहीं, पैसा जितना मैनेजर बताए उतना ले लूंगी, उससे भी कोई लेना देना नहीं। पर आगे आगे जो लोग बैठेंगे, जहां तक मेरी नजरें पहुंचती है उतने जो लोग होने चाहिए वो सारे शक्ल की खूबसूरत होने चाहिए। एक भी भूंडी शक्ल का आवा तो मेरे से गीत नहीं गाया जाएगा। मुझे कई बार लगता है ठीक रहा पाकिस्तान चली गई, अपने को तो कार्यक्रम में नहीं घुसने देती। नहीं भाई तुम या तो पीछे बैठो या मेरे कार्यक्रम में भी तुम्हें आने की आवश्यकता नहीं है। और ये बड़ी दिल फेंक टाइप की महिला हुई। उसके उस टाइम मतलब आजादी के टाइम के आसपास के इतने अफेयर थे उसके जिसकी हद नहीं कोई। तो एक बार किसी पाकिस्तान के पत्रकार ने उससे पूछा कि मैडम आपके कितने अफेयर रहे? तो पंजाबी में बोलती थी। उसने कहा छड़ परे की लेना तेनू होने। तो उसने वापस, पत्रकार इस मामले में हरामी होते हैं, तो नहीं बताइए प्लीज कितने रहे? तो ज्यादा जिद की तो उसने कहा गिन। मैं 1 मिनट बोलूंगी, जिनने गिनने उन्हें गिन ले। 1 मिनट बोलती हूँ, जितने नाम आएंगे उतने गिन ले। तो उसने गिनने शुरू किए। 1 मिनट बाद नूरजहां रुकी तो उसने पूछा कि कितने हो गए? तो उसने कहा 16 नाम लिए उसने 1 मिनट के अंदर। तो वो नूरजहां शर्मा के कहती कि ना करते 16 तो हो ही गए कि कंट्रोल तो खूब किया था लेकिन फिर भी कितने हो गए। नूरजहां एक अलग लेवल की महिला थी। मुझे नूरजहां इसलिए भी अच्छी लगती है कि 71 वाला जब युद्ध हुआ था, हम परसों बता रहा था कि हमने ढाका जीता था। तो जब भारतीय सेना ढाका जीत रही थी तब उधर नियाजी बता रहा था मैं। तो नियाजी बेचारा पाकिस्तान फोन करके पूछना चाहता है कि क्या डिसीजन लें, सरेंडर करें या नहीं करें। और पाकिस्तान का राष्ट्रपति है यहिया खान। कौन है? तो नियाजी ने यहिया खान के ऑफिस फोन किया, कहा भाई राष्ट्रपति से पूछो कि क्या डिसीजन लेना है आगे, कि आगे युद्ध करना है, सरेंडर करना है, नहीं करना है, सेना वापस लेके आनी है, भागना है, खड़ा रहना है, कुछ तो बताओ यार, हमें हमारे हाल पे ही छोड़ दिया। तो कहा साहब अब शाम को तो पता नहीं चल सकेगा, सुबह। यहिया खान से तो बात सुबह ही हो सकती है। क्यों? तो कहा मैडम आए हुए हैं।
मैडम यही थी। तो मुझे और लगता है कि उसके चक्कर में युद्ध जल्दी जीते। क्या पता यही खान कहता 2 दिन और लड़ो तो पाकिस्तान 2 दिन बाद सरेंडर करवाना पड़ता उससे, 2 दिन पहले जीत गए तो थैंक यू नूरजहां कि तेरे चक्कर में बांग्लादेश वापरा जल्दी आजाद हो गया था। तो संगीत पूरा तरीके से भारत में आने के बाद मुसलमानों ने पकड़ ही लिया था एकदम। और चित्रकला सेम बात, चित्रकला के लिए भी इस्लाम कहता है कि चित्रकला हराम है। और आप देखिए कि जिस चित्रकला को इस्लाम हराम मानता था, भारत में आने के बाद मुसलमानों ने चित्रकला को भी किस कदर अपनाया कि एक बादशाह का डायलॉग है कि जो लोग चित्रकला को नापसंद करते हैं मैं उनको नापसंद करता हूं। अकबर किसका डायलॉग है? जो लोग चित्रकला को पसंद नहीं करते मैं उन लोगों को भी पसंद। और अकबर का बेटा जहांगीर तो इस मामले में और आगे निकला और उसने कहा कि मेरे सामने यदि तुम कोई पेंटिंग ला के रखो तो मैं बता दूंगा किसने बनाई है। यदि उसका हाथ पैर आंख नाक अलग अलग लोगों ने बनाए तो मैं ये भी बता दूंगा कि आंख किसने बनाई है, पैर किसने बनाया, हाथ किसने बनाया, कान किसने बनाया। एक बादशाह खुद इतना चित्रकला में पारंगत हो गया, क्या इंडो इस्लामी कल्चर नहीं है? तो भारत में एक नई प्रकार की कल्चर आ गई थी, उस कल्चर को हम क्या बोलते हैं? इंडो। और उसके सब जगह प्रभाव दिखाई दिए। 3-4 अपने एग्जाम्पल लिए। आई बात समझो? ये तो है संस्कृति पर प्रभाव। कहां पर है? अपने यहां संस्कृति जुड़ी हुई थी धर्म से। किससे जुड़ी हुई रहती है? धर्म पे क्या प्रभाव? धर्म पे प्रभाव आए। मुसलमानों में एक नई विचारधारा शुरू होती है, इसको बोलते हैं सूफी। हिंदुओं में एक नई विचारधारा इन दिनों में जोर पकड़ती है, उसको क्या बोलते हैं? सुनना देखो, इस्लाम भारत में आने से पहले इस मामले में बहुत कट्टर था कि उसके अंदर धार्मिक कट्टरता कई चीजों को लेकर ज्यादा आई थी। भारत में आने के बाद में इस्लाम की एक लिबरल फॉर्म आती है, एक उसकी जो लिबरल मतलब उदार जो विचारधारा थी, सहिष्णु जो विचारधारा आती है, उस विचारधारा को क्या बोलते हैं? सूफी, जिसमें सब लोगों के लिए स्थान था। बाकी इस्लाम में बाकी धर्मों के लिए कोई भी स्थान नहीं था। सूफीजम कहता है कि नहीं भाई कोई भी आदमी आ सकता है, इसलिए अजमेर वाली दरगाह में मुसलमान जाते हैं कम और हिंदू जाते हैं ज्यादा। एक बार मस्जिद को देख के कोई हिंदू ये सोच सकता है यार ये तो मस्जिद है, चलो ये तो मुसलमानों का, अपना इधर कोई भी लेना देना नहीं। पीर बाबा की दरगाह देखते सारे हाथ जोड़ते हैं। पीर बाबाओं की दरगाहों पे अपने सारे वो धागे बांध के आते हैं। पीर बाबाओं की दरगाहों पे जाके सारे मन्नत बोलते हैं वहां पर। ये सूफीजम का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? हुआ क्या कि इस्लाम जब भारत के अंदर आया तो उसने देखा, इस चीज को नोटिस किया कि हिंदू बड़े लिबरल थे और उनके अंदर कट्टरता नाम की कोई भी चीज नहीं। तो भाई चौहान शिव जी के भक्त हैं, जैनों के मंदिरों में जा जाके दान दे के यार क्या लेना देना सीधा सीधा जैनों का? वो शिव जी के भक्त, विष्णु भगवान के भी मंदिर बनाए जा रहे हैं यहाँ पर। यार जब इनके अंदर इस प्रकार की बातें नहीं है तो देख देख के धीरे धीरे वो बातें भी सामने। हिंदुओं में एक तो यहां पर इन दिनों एक लफड़ा चल ही रहा था पहले से कि थोड़ी कट्टरता बढ़ रही थी मूर्ति पूजा वाले मामले में। किस मामले में? मूर्ति। भाई मूर्ति पूजा करनी पड़ेगी आपको, और मूर्ति पूजा करने के बाद में आप कहां जाना पड़ेगा? मंदिर। और मंदिर जाना पड़ेगा और फिर मूर्ति पूजा आप खुद नहीं कर सकते, पंडित जी करवाएंगे, और इसलिए पंडित जी को चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा। ये रिजिडनेस है, जो कि हिंदुओं का धर्म ये कह रहा था घट घट में भगवान है, कण कण में भगवान। जब हर आदमी में भगवान है तो फिर मेरे और भगवान के बीच में मीडिएटर कैसे हो सकता है? मेरे और भगवान के बीच में पुजारी की क्या आवश्यकता है? मेरे और भगवान के बीच में इस मूर्ति की क्या आवश्यकता है? तो इन्हीं दिनों में जब बाहर से इस्लाम आया तो 2 प्रकार की चीजें आई। एक तो आके यहाँ के मंदिर तोड़े जाने लगे, मंदिर तोड़े, मूर्तियां टूटने लगी, तो लोगों को बड़ा दुख हुआ कि लो यार हमारे तो मंदिर की मूर्ति टूट गई, अब तो भगवान की पूजा करने ही कहां जाएंगे। तो यहाँ के जो भी समाज सुधारक टाइप के लोग हुए उन्होंने समझाना शुरू किया कि भगवान की पूजा के लिए मूर्ति की आवश्यकता, और मूर्ति अपने और भगवान के बीच का मीडिएटर नहीं है। अपने तो भगवान की पूजा घर पे बैठ के की जा सकती है। ऐसे कैसे की जा सकती है? तो एग्जांपल भी दे दिया, ऐसा मुसलमान कर ही रहे हैं ना, इनके कौन से अल्लाह की मूर्ति है, फिर भी ये तो अल्लाह की पूजा कर रहे हैं ना। जब इनके बीच में मूर्ति की आवश्यकता नहीं तो अपने बीच में मूर्ति की आवश्यकता नहीं, और अपने तो घर में बैठ के राम 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 कृष्ण कृष्ण कर लोगे, और यदि पड़ोसियों की सहायता कर दोगे, दीन दुखियों की सहायता कर दोगे, जो कि भगवान का वास्तव में मूल मंत्र है, तो भगवान को प्राप्त कर लोगे। और उस समय के अपने कबीर जी टाइप के जितने कोई लोग हुए उन सबके डायलॉग ऐसे ही कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं, पहाड़ ताते तो चाकी भली नफीस का संसार। पत्थर पूजे हरी मिले, कि यदि बाटे पूजने से, पत्थर को पूजने से भगवान मिलते हैं, तो मैं पूजूं पहाड़, तो फिर जलाना डूंगरी पूरी पूज ले। फिर खाली मूर्ति क्यों पूजने? ताते तो चाकी भली, उससे भली तो अच्छी क्या है? चक्की, पत्थर की बनी हुई चक्की है, पीस खाए संसार। कम से कम आटा पीस के तो देती है, किसी ना किसी काम तो आता है। ये मूर्ति तुम्हारे सीधे सीधे कोई भी काम है नहीं आ रही है। तो हिंदुओं में फिर एक थोड़ा सा एक अलग पंथ शुरू होता है। उस पंथ कौन सा है? कि अपने को मूर्ति पूजा करने की आवश्यकता नहीं, भगवान को राजी करने के लिए भगवान की क्या कर ली जाए? भक्ति। और भक्ति के लिए मन चंगा, मन चंगा आते कठौती में गंगा। यदि मन अच्छा है आपका तो आप गंगा में भी जाने की कोई भी आवश्यकता, फिर आपके पास जो पानी है वही आपका क्या हो जाएगा? गंगा हो जाएगा। आई बात समझो? तो मुसलमानों में जो लिबरल फॉर्म आता है वो कौन सा है? सूफीजम। हिंदुओं के अंदर जो एक विचारधारा आती है वो कौन सी है? भक्ति। इसी का 2 नंबर लिखो, सकारात्मक का 2 नंबर। भारत में सूफी तथा भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुए। सूफी एंड भक्ति मूवमेंट्स वर स्टार्टेड इन इंडिया। भारत में सूफी तथा भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुए। सूफी एंड भक्ति मूवमेंट्स वर स्टार्टेड इन इंडिया। भारत में सूफी तथा भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुए। सूफी एंड भक्ति मूवमेंट्स वर स्टार्टेड इन इंडिया। भारत में कैसे आंदोलन प्रारंभ हुए? सूफी और भक्ति आंदोलन। ये तो हो गए सकारात्मक। अब लिख लो नकारात्मक, नेगेटिव इंपैक्ट्स। दोनों प्रकार के लिख ले नेगेटिव इंपैक्ट्स, और इसमें 1-2 पॉइंट लगा लेना। 1-2 पॉइंट इसके लिख लें, 1-2 उसके लिख लें, तो अपने कल्चरल भी 3-4 चीजें हो जाएगी। नकारात्मक प्रभाव, नेगेटिव इंपैक्ट्स।
कौन से प्रभाव? नकार अच्छा, नकारात्मक ये हुआ कि यहां पर बेसिकली बड़े दो धर्म हुआ करते उन दिनों में, एक तो हिंदू और एक बौद्ध। कौन कौन से दो धर्म है बताओ देखिए? हिंदू और बौद्ध। हिंदुओं की हुआ करते मंदिर, हिंदुओं क्या थे, और बौद्धों की हुआ करते मठ, मोनेस्ट्रीज। क्या हुआ करते? मोनेस्ट्रीज हुआ करती उनकी। तुर्कों ने दोनों तोड़े, क्योंकि तुर्कों का ऐसा मानना था कि मूर्ति पूजा नहीं की जा सकती, और जहां जहां मूर्तियां दिखी वो सब तोड़ गए। मठों के अंदर भगवान बुद्ध की मूर्ति थी, इनको तोड़ दिया। हिंदुओं के मंदिरों में भगवानों की मूर्तियां थी, वो सारे तोड़ गए। किसी चीज को तोड़ा जाना सकारात्मक है नकारात्मक है? उससे कल्चर बढ़ती है डैमेज होती है? कल्चर डैमेज हुई भाई। लिखो, तुर्कों ने हिंदू मंदिरों तथा बौद्ध मठों को तोड़ा। टर्क्स डिमोलिश्ड हिंदू टेम्पल्स एंड बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। तुर्कों ने हिंदू मंदिरों तथा बौद्ध मठों को तोड़ा। टर्क्स डिमोलिश्ड हिंदू टेम्पल्स एंड बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। हिंदू मंदिरों तथा बौद्ध मठों को तोड़ा, जिससे कला व संस्कृति का नुकसान हुआ। विच डैमेज्ड आर्ट एंड कल्चर। जिससे कला व संस्कृति का नुकसान हुआ। विच डैमेज्ड आर्ट एंड कल्चर। विच डैमेज्ड आर्ट एंड कल्चर। हिंदू मंदिरों और बौद्ध मठों को तोड़ा, तो उससे कला और संस्कृति क्या हुआ? नुकसान। और इससे भी बड़ा नुकसान हुआ कि बौद्ध तो खत्म ही हो गए। 1200 के बाद भारत में बौद्ध नहीं बचे, क्योंकि हिंदू लड़ लिए, वापस सामने लड़ लिए। या मंदिर तोड़ने के लिए, यार मंदिर तोड़ने के लिए 50 आदमी लठ लेके खड़े हो गए, तो तोड़ो देखे। अब भले वो 50 मर गए, लेकिन उन्होंने आक्रमणकारियों को भगा दिया और वो मंदिर तोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने खूब सारे मंदिर बचा लिए। पर बौद्धों का तो बेचारों का मूल सिद्धांत ही था अहिंसा परमो धर्म है। इसलिए बौद्ध या तो कन्वर्ट कर दिए गए, या बुद्ध मार दिए गए, या बुद्ध भाग गए। 1200 के बाद में भारत में बौद्ध नहीं है। उसके बाद अब जो बौद्ध दिखाई देते हैं पिछले कुछ सालों में बने हैं। बाकी बौद्ध कल्चर ही पूरी तरीके से भारत से समाप्त हो गई थी। क्या विडंबना है कि जो धर्म भारत से शुरू हुआ वो भारत में नहीं है। बौद्ध नेपाल में, भूटान में, श्रीलंका में, बर्मा में, सिंगापुर में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, जापान में, कोरिया में, चाइना में, इंडिया में नहीं है। इंडिया के अंदर जो बौद्ध है नव बौद्ध है, पिछले कई सालों के अंदर जो बने हुए बौद्ध है वो है। बाकी को थोड़े बहुत कोई पॉइंटों में कुछ रहे होंगे तो भले रहे। अभी तक जब उतने किए तो पहले तो और ही खत्म कर दिए थे। तो 1200 ईस्वी के बाद बौद्ध संस्कृति जिसको हम बोलते हैं भारत से क्या हो गई थी? लुप्त हो गई थी। लिखो, इसी का 2 नंबर लिख लो। 1200 ईस्वी के बाद आफ्टर 12th सेंचुरी एडी, 1200 ईस्वी के बाद आफ्टर 12th सेंचुरी एडी बौद्ध संस्कृति भारत से लगभग समाप्त हो गई थी। बुद्धिस्ट कल्चर वॉज ऑलमोस्ट वनिश्ड फ्रॉम इंडिया। बौद्ध संस्कृति भारत से लगभग समाप्त हो गई थी। बुद्धिस्ट कल्चर वॉज ऑलमोस्ट वनिश्ड फ्रॉम इंडिया। बौद्ध संस्कृति भारत से लगभग समाप्त हो गई थी। बुद्धिस्ट कल्चर वॉज ऑलमोस्ट वनिश्ड फ्रॉम इंडिया। बौद्ध संस्कृति भारत से क्या हो गई थी लगभग। फिर तुर्कों का एक सबसे बड़ा नुकसान जो भारत को हुआ वो नुकसान यह था कि एजुकेशन के सेंटर सारे तोड़ दिए। हमने अजमेर की संस्कृत पाठशाला तोड़ दी। ऐसी पाठशाला उनको जहां दिखी थी सब जगह तोड़ गए। एक तो तुर्कों का खुद का पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं था। वो उस साइड के एकदम गंवार जाहिल टाइप के लोग थे, जिनका कबीले हुआ करते, जनजातीय सभ्यता थी, लड़ाई करना अच्छे से जाना करते थे और कबीले कबीले जाके लड़ाइयां कर लिया करते। पढ़ाई से लेना देना भी नहीं था। फिर अपने ज्यादातर स्कूलों के अंदर यहाँ मूर्तियां थी कि सरस्वती कंठावरण पाठशाला है तो उसमें सरस्वती माता की मूर्ति है, और उन्होंने जहां मूर्तियां देखी वो सब जगह तोड़ी उन्होंने, और सब जगह तोड़ी तो एजुकेशन का सेंटर पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिए। इसलिए मध्यकाल का अपना सबसे बड़ा नुकसान ये है कि एजुकेशन सिस्टम गड़बड़ा गया। एजुकेशन उसके बाद आधुनिक काल में जाके आई, बीच में एजुकेशन वाला पूरी तरीके से एकदम बंद हो गया था। तो जितनी पाठशालाएं थी वो तोड़ दी। इससे विद्या को नुकसान होगा, शिक्षा को नुकसान होगा, फायदा होगा। देखो उस टाइम के कोरोना थे, वो स्कूलें बंद करवा गए सारी। लेकिन तुर्क आक्रमणकारियों ने, टर्क इन्वेडर्स, तुर्क आक्रमणकारियों ने, टर्क इन्वेडर्स, तुर्क आक्रमणकारियों ने विद्या केंद्रों को नष्ट किया, डेस्ट्रॉयड स्टडी सेंटर्स। विद्या केंद्रों को नष्ट किया, डेस्ट्रॉयड एजुकेशन स्टडी सेंटर्स। विद्या केंद्रों को नष्ट किया, डेस्ट्रॉयड स्टडी सेंटर्स, जिससे शिक्षा को पतन हुआ। विच डिक्लाइंड एजुकेशन, जिससे शिक्षा का पतन हुआ। विच डिक्लाइंड एजुकेशन। वो तो सिंपल सा बड़ा बड़ा सा उदाहरण है नालंदा, कि नालंदा विश्वविद्यालय वो जगह थी जहां पर लोग विदेशों से पढ़ने के लिए आया करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय वो जगह थी जहां पर उस टाइम इंट्रेंस एग्जाम लगा करता था। नालंदा वो जगह थी जिस इंट्रेंस एग्जाम के अंदर 10 में से 2 ही लोग पास हुआ करते थे। नालंदा वो जगह थी जहां पे आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस की फैकल्टी अलग अलग थी। नालंदा वो जगह थी जहां पर हॉस्टल भी हुआ करते थे और लाइब्रेरी भी हुआ करती थी। नालंदा वो जगह थी जहां पे गेट कीपर भी क्वेश्चन पूछता तो लोगों को क्वेश्चन नहीं आया करते थे। और एक बंदा आया, बख्तियार खिलजी। कौन बंदा आया? एक तुली लगी उसको, एक तिल्ली, माचिस की एक तिल्ली फेंकी उसने, बौद्धों को बाहर निकाल के पूरा नालंदा जला दिया।
नालंदा में इतनी किताबें थी, इतनी ज्यादा किताबें थी, अगले 6 महीने तक नालंदा की आग नहीं बुझी। अगले 6 महीने तक नालंदा दुख दुख करता रहा था। क्या शानदार नॉलेज रहा होगा उन चीजों के अंदर। 1 मिनट के अंदर जल के राख हो गया एकदम। तो विद्या के जो केंद्र थे वो पूरी तरीके से समाप्त कर दिए गए। और किसी भी समाज में सबसे बड़ा नुकसान यदि कुछ हो सकता है तो वो कौन सा है? और भले कोई मंदिर तोड़े जाए, भले बिल्डिंग तोड़ी जाए, वापस बन जाएगी, लेकिन जब एजुकेशन सिस्टम खत्म होता है तो पीढ़ियां बर्बाद होती है। पीढ़ियां बर्बाद होती है तो उसकी भरपाई बाद में अगली की पीढ़ियों तक भी। और खलील जिब्रान की कहानी है। खलील जिब्रान बहुत अच्छे एक राइटर में, पढ़ना आप भी कभी होंगे ना, सीरिया के एक राइटर खलील जिब्रान। खलील जिब्रान की कहानी है कि एक बार शैतानों के राजा ने मीटिंग बुलाई। किसने मीटिंग बुलाई? शैतानों का दौरा, शैतान जो लोगों को तंग करते हैं। एक बार शैतानों के राजा ने मीटिंग बुलाई और उसने कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, मुझे नया शैतान बनाना है। आप में से कौन नया शैतान बनेगा? तो सबने हाथ खड़े किए, भाई हम शैतानों के राजा बनेंगे, हम शैतानों के राजा बनेंगे। उसने कहा नहीं, मैं परीक्षा लूंगा और जो परीक्षा में पास होगा उसे शैतानों का राजा घोषित किया जाएगा। जाओ कुछ ऐसे काम करके आओ कि मुझे लगे कि तुम शैतानों के राजा बन सकते हो। 6 महीने बाद सारे शैतान वापस इकट्ठे हुए। उसने पूछा हाँ बताओ भाई क्या काम किया? एक आदमी, और उसने आका साहब मैंने 1 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया, 1 लाख लोगों को मारा है मैंने। तो ठीक है बाहर निकल। दूसरा आदमी, तूने क्या किया? उसने कहा साहब मैंने कोई 50,000 महिलाओं के बलात्कार करके फेंक दी, रेप करके फेंक दिया। तीसरे किसी को बुलाया, तूने क्या किया? उसने मैंने तो पूरे गांव की आग लगाई, छोटे छोटे बच्चे रो रहे थे, क्या मजा आया सर उस दिन। तो आगे मुझे बड़ा अच्छा लगा, कई बच्चों को तो मैंने हाथों से आग में फेंका, एकदम भुन गए थे वो पूरी तरीके से। उसने आउट, बाहर निकल। यूं करते करते एक आदमी यार उसने कहा कि कुछ बच्चे स्कूल जा रहे थे, मैंने उनको रास्ता भटका दिया। कुछ बच्चे स्कूल जा रहे थे, मैंने उनको, तुम हो शैतानों के राजा। शैतान वो है जो आपको पढ़ने ना दे, शैतान वो है जो आपको शिक्षा के मार्ग पे जाने ना दे, शैतान वो है जो आपको स्कूल का रास्ता भटका दे। तो आपको भी यदि कोई कहे कि तैयारी वारी नहीं करनी, तेरे बस की बात है, आप कहना उसको शैतानों के राजा, फालतू बात नहीं करनी है अपने। तो ये तराइन युद्ध के प्रभाव भाई, पॉजिटिव चीज है, नेगेटिव चीज। ये तो कल्चर में, पॉलिटिकल बताई थी। तो अब 2 प्रकार के, तराइन युद्ध के राजनीतिक प्रभाव और तराइन युद्ध के सांस्कृतिक। राजनीतिक में क्या क्या है कि गौरी के उत्तराधिकारियों के लिए भारत में राज करना आसान, राजपूत इसके बाद दोबारा दिल्ली पर कभी भी कब्जा, भारत में कैसा शासन आ गया विदेशी, और वो कब तक चलता रहा? 47 तक। ये तो हो गया आपके पॉलिटिकल राजनीतिक प्रभाव। सांस्कृतिक क्या हो जाएंगे? कुछ अच्छे होंगे कुछ बुरे। अच्छे क्या होंगे? कल्चर नहीं, आगे इंडो इस्लाम, 2 नए पंथ शुरू हो गए अपने। कौन कौन से? सूफी और भक्त। बुरे क्या आ गई कि हिंदू कल्चर और बुद्धिस्ट कल्चर को नुकसान हुआ, और बुद्धिस्ट कल्चर तो लगभग लगभग क्या ही हो गई? समाप्त। और सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि विद्या के जो केंद्र थे नष्ट कर दिए गए, इसलिए शिक्षा का क्या हुआ? पतन। बोले बड़ी बात। अब लिखो पृथ्वीराज चौहान की सांस्कृतिक उपलब्धियां, कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ पृथ्वीराज चौहान। क्योंकि अभी तक की सारी बातें उसकी पॉलिटिकल है ना, किसको हराया, किससे हार के आया। अब उसने कल्चर में क्या किया था? पृथ्वीराज चौहान की सांस्कृतिक उपलब्धियां, कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ पृथ्वीराज चौहान। अच्छा, इस मामले में पृथ्वीराज चौहान एक बड़ा जोरदार इनिशिएटिव लेता है। वो एक डिपार्टमेंट बनाता है आर्ट एंड कल्चर के लिए। उस समय के किसी भी राजा का इस प्रकार का हमें डिपार्टमेंट देखने को नहीं मिलता। उसने एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया, कला एवं संस्कृति विभाग। कौन सा डिपार्टमेंट बनाया? और इसके जो मंत्री जी बनाए गए, आप इसका ध्यान रखोगे, उन मंत्री का जी का नाम है पद्मनाभ। क्या नाम है? तो कोई आपसे पूछेगा कि पृथ्वीराज चौहान ने कौन से मंत्रालय की स्थापना की थी? कौन सा मंत्रालय था? कला एवं संस्कृति मंत्रालय। किसके अधीन बनाया गया? इसका मंत्री कौन बनाया गया? तो कौन था? लिखो, कला एवं संस्कृति विभाग की स्थापना की। ही सेट अप आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट। कला एवं संस्कृति विभाग की स्थापना की। ही सेट अप आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट। कला एवं संस्कृति विभाग की स्थापना की। कौन सी विभाग की स्थापना की? बताओ, लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, मंत्री पद्मनाभ, मिनिस्टर बराबर पद्मनाभ। कि कला एवं संस्कृति विभाग का मंत्री कौन था? पद्मनाभ, मंत्री पद्मनाभ। दिल्ली पे कब्जा कर लिया था, तो दिल्ली के पास में किला बनाया था। इस किले का नाम है पिथौरागढ़। क्या नाम था? लिख लो, दिल्ली के समीप पिथौरागढ़ नामक किला बनवाया था। ही बिल्ट पिथौरागढ़ फोर्ट नियर दिल्ली। दिल्ली के पास पिथौरागढ़ नामक किला बनवाया था। ही बिल्ट पिथौरागढ़ फोर्ट नियर दिल्ली। दिल्ली के पास पिथौरागढ़ नामक किला बनवाया था। ही बिल्ट फोर्ट नियर, ही बिल्ट पिथौरागढ़ फोर्ट नियर दिल्ली, लिखना, ही बिल्ट पिथौरागढ़ फोर्ट नियर दिल्ली। दिल्ली के पास पिथौरागढ़ नामक किला बनवाया। कौन सा किला बनवाया? लिखो, दरबारी विद्वान, कोर्ट स्कॉलर्स। एक बंदे का नाम तो हम पढ़ ही रहे हैं, चंद बरदाई। इसकी किताब तो मेरी बताई हुई आपको, कौन सी है? पृथ्वीराज रासो। एक राइटर और हुए जिनका नाम है जयानक। क्या नाम है?
और जयानक ने किताब लिखी है, वो किताब जो आप पिछले 3-4 दिन से लगातार पढ़ रहे हो, पृथ्वीराज विजय। कौन सी किताब है? पृथ्वीराज विजय। और पृथ्वीराज में सबसे बाद में ऑथेंटिक किताब ही बाद में ये मानी जाती है ज्यादा, यार पृथ्वीराज विजय की बातें ज्यादा सही है। रासो साहित्य है, रासो साहित्य की किताब नहीं है, सॉरी इतिहास की किताब नहीं है। तो जयानक की बुक का नाम बताओ तो क्या है? पृथ्वीराज। ये वही किताब है जिसमें चौहानों को लिखा हुआ कि चौहान सूर्यवंशी है, पढ़ा हमने? ये वही किताब है जिसमें लिखा हुआ गोविंद थर्ड की उपाधि है वेरी घट, जिसमें विग्रह चतुर्थ के बारे में लिखा गया कि उसके मरने के बाद कवि बंधु नाम की उपाधि का कोई भी मतलब है, तो विग्रह चतुर्थ की उपाधि क्या हो गई? कवि बंधु। कौन सी किताब में थी? पृथ्वीराज विजय। जयानक कश्मीरी ब्राह्मण था एक। जयानक कौन था? कश्मीरी ब्राह्मण हुआ करता, इसने किताब लिखी पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय में सबसे बड़ा लोचा ये है कि पृथ्वीराज विजय 1191 के बाद में खत्म है। त्राइन का पहला युद्ध होता है, त्राइन के पहले युद्ध के अंदर पृथ्वीराज जीतता है, उसके आगे खत्म, बस जीत गया, द एंड, हैप्पी एंडिंग। ये बॉलीवुड फिल्मों की तरह है कि जो बुरा हुआ उसके बारे में अपने बताना नहीं है। तो इसका मतलब 1192 वाले युद्ध के अंदर कुछ बुरा घटित हुआ जिसको कभी लिखना ही नहीं चाहता, और कभी चाहता है कि नहीं यार मैं जो भी बुरा काम हुआ था पृथ्वीराज को पकड़ के उन्होंने मारा होगा वो बात मैं मेरे हाथों से तो लिख नहीं सकता। ये एमएस धोनी मूवी की तरह है। एमएस धोनी वाली मूवी आई थी 2015-16 में, शायद 15-16 में आई थी, और मूवी खत्म हो जाती है 2011 पर। 2011 धोनी इधर से वर्ल्ड कप वाला शॉट लगाता है और मूवी द एंड। उसके बाद भी तो धोनी क्रिकेट खेल रहा है, 12 में खेला है, 13 में खेला है, 14 में खेला है, 15 में खेला है, 16 में खेला है, उसमें क्यों नहीं बता रहे? क्योंकि रन नहीं बनाए। तो उन्होंने कहा कि बढ़ने दो अपने, तो धोनी को 2011 तक दिखा दो, वर्ल्ड कप जिता लिया, बस हैप्पी एंडिंग, आगे नहीं बताना है। तो बस पृथ्वीराज विजय सेम है। ये 1191 के त्राइन के पहले युद्ध पे जाके क्या हो जाती है? समाप्त। यदि कवि ये बातें और लिखता है, ये कहते हैं कि उसके दरबार में था उस टाइम जो इसने बातें लिखी इस वाली ज्यादा सही बात है, तो ये यदि 1192 वाली बातें और लिख देता तो हमारे पास में ज्यादा रेफरेंस होते कि वास्तव में उसमें क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। अभी तक फिर अपने को वैसे रहना पड़ता है, वह गलत हुआ है तभी इसने कुछ उसके बारे में लिखा नहीं। बोले बड़ी बात। तो 2-3 विद्वान और है जिनकी केवल नाम लिखने उतार लो आप, क्योंकि एक बार सवाल था कि ये विद्वान किसके दरबार में थे, उनकी कोई किताबें नहीं। वागीश्वर जनार्दन, विद्यापति गौड़, विश्वरूप, असादर। एक बार सवाल था इनमें से किन्हीं 3 के नाम देके और उन्होंने पूछा ये किसके दरबार में, जैसे पूछ लिया भाई वागीश्वर जनार्दन, विद्यापति गौड़ तथा असाधर कौन से राजा के दरबार में थे, तो कौन से राजा के दरबार में थे? पृथ्वीराज। तो कोई नाम पूछ ले, तो 3-4 में से 2 नाम याद रख लेना। तो 3-4 एक साथ देके पूछता है तो एक आधा भी पकड़ में आ गया तो अपना सवाल सही हो जाएगा। क्या क्या नाम बोलोगे तीनों के नीचे बोलोगे? वागीश्वर जनार्दन, विद्यापति गौड़, विश्वरूप और ट्रिपल वी। 3 तो वी है। कौन कौन से है? वागीश्वर जनार्दन, विद्यापति गौड़ और विश्व। एक नाम याद रखना आपको, असाधर। कौन सा? 2 ऊपर वाले चंद्रप्रदायी तो याद इतने दिन पढ़ते हो गए। पृथ्वीराज विजय तो नाम याद ही था। राइटर का नाम याद करना, अपने क्या याद करना? जय, केवल जय की बात करता है, पराजय की बात 1191 युद्ध पे ले जाके समाप्त कर देता है अपनी बात को, तो उसका नाम ही क्या है? राइटर का नाम भी क्या है? जय। ट्रिपल वी वाले कौन कौन है? वागीश्वर जनार्दन, विद्यापति गौड़, विश्वरूप और एक विद्वान और कौन है? अब लिखो पृथ्वीराज चौहान का मूल्यांकन, इवोल्यूशन ऑफ पृथ्वीराज चौहान, इवोल्यूशन ऑफ पृथ्वीराज चौहान। एक नया हेडिंग डालो, पृथ्वीराज चौहान का मूल्यांकन, इवोल्यूशन ऑफ पृथ्वीराज चौहान। इवेल्युएट कर लेते हैं इसको भाई। तो हमने पृथ्वीराज की दोनों प्रकार की उपलब्धियां पढ़ ली, एक उसकी पॉलिटिकल पढ़ ली, एक उसकी कौन सी पढ़ ली हमने? कल्चरल। अब मूल्यांकन करते हैं। पृथ्वीराज चौहान पे 2 एलिगेशन है। एक एलिगेशन यह है कि पृथ्वीराज चौहान एक इमेच्योर कमांडर था। कैसा कमांडर था? इमेच्योर था, अपरिपक्व सेनापति, इमेच्योर कमांडर। एक ये लगाया जाता है कि वो साहब शॉर्ट साइटेडनेस था, अदूरदर्शी राजा। कैसा राजा था? कैसे? देखो मैं बताता हूं। एक आरोप तो यह है कि वो सेनापति अच्छा नहीं था, और वो कैसा सेनापति था? अपरिपक्व, पूरा पका हुआ सेनापति नहीं था। कैसे भाई पका हुआ कैसे नहीं था? तभी तो हार गया त्राइन के दूसरे युद्ध। त्राइन के दूसरे युद्ध के अंदर हार रहा, इसका मतलब अच्छा सेनापति नहीं। दूसरा कहा जाता है कि वो कैसा राजा था? अदूरदर्शी, मतलब दूर का सोचता। कैसे? तो जब त्राइन के पहले युद्ध में गौरी की सेना भाग रही थी तो पीछा क्यों नहीं किया? पीछा करके सेना को पकड़ के मार देते। दूसरा, जब गौरी को पकड़ लिया था छोड़ने की कहां जरूरत थी? गौरी को पकड़ के जेल में डाल देते, गौरी की गर्दन काट लेते, गौरी को फांसी लटका देते। यदि भागती हुई सेना को मार देते तो गौरी के पास सेना बचती नहीं कि दोबारा आक्रमण कर सके, या गौरी को ही पकड़ के मार देते तो गौरी के भी दोबारा आक्रमण की संभावना क्या हो जाती? समाप्त। पर आपने इतना लंबा सोचा ही नहीं। आपने केवल यही सोचा कि बस हरा दिया, ठीक है,
ये माफी मांग रहा है, इसको छोड़ देते हैं। इसका मतलब वो राजा दूर की सोचने वाला नहीं था, उस राजा के अंदर ज्यादा परिपक्वता नहीं थी, इसलिए उत्तरायण के दूसरे युद्ध में हार गया। लिखो, पृथ्वीराज चौहान पर अपरिपक्व सेनापति तथा अदूरदर्शी राजा होने के आरोप लगाए जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान इज ब्लेम्ड फॉर बीइंग इमेच्योर कमांडर एंड शॉर्ट साइटेडनेस किंग। पृथ्वीराज चौहान पर अपरिपक्व सेनापति तथा अदूरदर्शी राजा होने का आरोप लगाया जाता है। पृथ्वीराज चौहान इज ब्लेम्ड फॉर बीइंग इमेच्योर कमांडर एंड शॉर्ट साइटेडनेस किंग। अपरिपक्व सेनापति तथा अदूरदर्शी राजा होने के आरोप लगाए जाते हैं। इज ब्लेम्ड फॉर बीइंग इमेच्योर कमांडर एंड शॉर्ट साइटेडनेस किंग। ये शॉर्ट साइड था, ज्यादा लंबे की सोचने वाला नहीं था भाई। अदूरदर्शी राजा था और कैसा सेनापति था? अपरिपक्व। अपरिपक्व सेनापति और अदूरदर्शी राजा होने का क्या लगाया जाता है? परम गति भाषा नहीं। ये बातें सच्ची नहीं। देखो ऐसे ये गलत इल्जाम नहीं लगाने चाहिए किसी आदमी पे। क्यों? कि तराइन के दूसरे युद्ध के अलावा वो जितने युद्धों में गया सब में जीता है, एक भी युद्ध उसने हारा कि तो वैसा ही हो गया कि आप 10 टेस्ट दो और 10 टेस्ट में आपके नंबर आ रहे हैं 10 में से 10 और एक टेस्ट में आपके नंबर आए 10 में से 4 और मैं आपके घर फोन करके दूंगा आपका बेटा बेलखना है, आपकी औलाद पढ़ती तो है नहीं और ये आप पैसे फालतू में जमा करवा के चले गए, ले जाओ इसको घर वापस ले जाओ। ये तो अन्याय है ना आपके साथ। क्या तराइन के दूसरे युद्ध से पहले उसने किसी भी युद्ध में हार का सामना, और आप ये कहते हो मान लो यदि आप पहले ढंग के आदमी आए नहीं थे सामने, गोरी ढंग का आया था तब उसका पता चला, तो इस गोरी को तराइन के पहले युद्ध के अंदर उसने अपनी इन्हीं रणनीतियों से भगा भगा के मारा है। और तराइन का दूसरा युद्ध युद्ध नहीं है। आप रात को सोते हुए किसी पर आके हमला करोगे तो किसी को मारा जा सकता है। ये फिर ऐसे ही है कि मैं आपके 9 टेस्ट तो मैंने आपके लिए कि मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं तो हिस्ट्री के, इकोनॉमी पढ़ा रहा हूं तो इकोनॉमी के, और 10वां टेस्ट मैंने आपका कि ज्योग्राफी का लेंगे और ज्योग्राफी आपको पढ़ा ही नहीं, आउट ऑफ सिलेबस ही आपसे पूछ लिया जाए। या मैं राजस्थान के अंदर जो आपको पढ़ाऊं नहीं उसके हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं और क्वेश्चन पेपर ले लूं आपके कल्चर का, तो हमने कहा ऐसा थोड़ी ना होता है। उस आदमी ने तराइन के दूसरे युद्ध से पहले किसी भी युद्ध में हार का सामना, इसलिए एक युद्ध के आधार पर आप उसको कम से कम क्या नहीं कह सकते? अपरिपक्व सेना। जहां तक बात यह है कि वो दूर की नहीं सोचता था, हाँ ये बात तो सोचनी पड़ेगी हमें भी कि हाँ यार वो दूर की तो नहीं सोच रहा है। उसने भागती हुई सेना पर आक्रमण क्यों नहीं किया? उसने जब गोरी माफी मांग के दरबार में लेके आ गए तो गोरी को पकड़ के मारा क्यों नहीं? गोरी को उसने जेल में क्यों नहीं डाला? पर फिर हम ये कहते हैं साहब, जब हम ये बातें आज बैठ के सोचते हैं, अब 21वीं शताब्दी चल रही है, कौन सी चल रही है? वो 12वीं थी, आज से 900 साल पहले का टाइम है। उस टाइम में और आज के टाइम में अंतर है। हर दौर के, हर समय के, हर देश के, हर टाइम के सोशल वैल्यूज अलग अलग होते हैं। उस समय की सोशल वैल्यू यह थी कि भागती हुई सेना पर आक्रमण नहीं करना। उस समय की सोशल वैल्यू यह थी कि दुश्मन माफी मांग ले तो उसको छोड़ दिया जाना चाहिए। आज की सोशल वैल्यू यह है कि साम दाम दंड भेद ये निकेन प्रकार जीत मिलनी चाहिए। पहले लोग ऐसा सोचते, यदि पृथ्वीराज गोरी की भागती हुई सेना पर आक्रमण कर देता या गोरी को पकड़ के उसको मार देता तो उस समय के इतिहासकार उसको इतना गंदा बताते, इतना भूंडा बताते कि पढ़ने लायक नहीं बचता। यदि पृथ्वीराज को आज भी आप पढ़ रहे हैं, पृथ्वीराज को बिना हिस्ट्री जाने भी बच्चा बच्चा यदि जानता है कि विग्राज चतुर्थ को आप तब तक नहीं जानेंगे जब तक हिस्ट्री पढ़ेंगे नहीं। राजा तो खूब तकड़ा हुआ है। दशरथ शर्मा ने कहा है कि उसका टाइम और चौहानों का क्या है, और हमने भी पढ़ा कि हाँ यार गजब का ही बंदा है यार, कूट कूट के अटक के पार भगा के आ रहा है वो। लेकिन जब तक हिस्ट्री नहीं पढ़ते तो विग्राज चतुर्थ को तो जानते। पर क्या पृथ्वीराज चौहान को यहां आने से पहले, हिस्ट्री पढ़ने से पहले आप जानते नहीं थे क्या? नाम तो फिर भी जानते थे, बच्चे बच्चे की जबान तक उसका नाम है ना। इसका मतलब उसने कुछ अलग किया था। अलग क्या किया था कि भारतीय संस्कृति के जो आदर्श होते हैं उनसे वो झुका नहीं था, वो अपने उसूलों पे चला था। भले उसका खामियाजा उसको ये भुगतना पड़ा कि वो मर गया, खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि उसके राज्य पे कब्जा हो गया, लेकिन उसने कहा नहीं भाई सोशल वैल्यू ये कहती है कि भागती हुई सेना पर आक्रमण नहीं कर। और आज भी अपने नॉर्मल बात के अंदर कोई कह देता है कि साहब हम वो लोग हैं जिन्होंने छाती पे गोलियां खाई है, पीठ पे नहीं। क्या है इस बात का मतलब कि ना तो हम भागे ना हमने कभी भागते हुए लोगों पर हमला किया था। माफी मांगने पर भी छोड़ देना उस समय की भारतीय संस्कृति थी। तो मैं कहता हूं यदि उस दिन गोरी को पकड़ के पृथ्वीराज मार देता तो आज पृथ्वीराज के बारे में कोई नहीं जानता। वरना कभी आप सोच के देखिए, वो 26 साल की उम्र में तो मर गया था। 1166 में जन्म उसका, भाई 1177 में राजा बना है, तब वो 11 साल का है, तो जन्म कब हुआ उसका? 1166। और 1192 के तराइन के दूसरे युद्ध के बाद पकड़ के मार दिया गया। 26 साल में तो मर गया। उसके बावजूद हम 2 दिन से उसकी बात कर रहे हैं। अपने समय का क्या महान आदमी रहा होगा। और ये महानता युद्धों की जीत हार से तय नहीं होती, ये महानता तय होती है कि उस समय के जो सामाजिक मूल्य हैं उनका आप पालन किस प्रकार से करते हो, और उनके पालन करने के अंदर हमें सही सही दिखाई देता हो। मैं एक बार नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूं। क्या एक एग्जांपल, एक सामाजिक मूल्य हमारे देश का कि मम्मी पापा की सेवा करनी चाहिए। आज का है सामाजिक मूल्य मम्मी पापा की सेवा करनी। इसका मतलब जो मम्मी पापा की सेवा करेगा वो अच्छा, गुड बॉय, जो मम्मी पापा की सेवा नहीं करेगा वो बैड बॉय, यही माना जाए। मैं कहता हूं ये 50 साल बाद ये कंडीशन ही चेंज हो जाएगी। 50 साल बाद में डोकरी अलग ही रहेंगे, टाबर अलग रहेंगे, साथ में रहेंगे ही नहीं। तो क्या 50 साल बाद में होने वाले टाबर अपने पर इस बात पे हंसेंगे कि यार हमारे दादे परदादे बड़े बेलखने टाइप के लोग थे,
और वो अपने पिताजी के साथ रहते थे और लास्ट टाइम तक उनका छोड़ नहीं रहे थे, उसी घर में पड़े हुए थे निकम्मों की तरह। उनसे नया घर नहीं बनाता। आज के 50 साल पहले 3 दादाओं की फैमिली एक साथ रहती थी। उस टाइम का सामाजिक मूल्य था। उस टाइम मान लो 3 दादाओं की फैमिली में से यदि कोई कहता है कि मुझे अलग होना है तो लोग थूकते उस पर, या अलग कैसे हुआ जा सकता है। आज भी अपने गांव में डायलॉग देते हैं कि खानो मां के हाथ को भले जहर है, रहना भाइयों के साथ भले बेर है। क्यों कहा जाता है? उस समय का सामाजिक मूल्य था। आज तो नहीं रहते भाइयों के साथ। आज तो गांव में सबसे अधिक केस ही भाइयों भाइयों के। अपने दादाजी वालों ने उनके दादाजी वालों पे केस इस बात का करवा रखा है कि इन्होंने हमारे प्लॉट के 2 फुट दबा लिए, हमारे खेत की मेड़ खा गए। इस बात की लड़ाई है। हमारा जो डंडा है, हमारा जो दीवार है, उसके उन्होंने दीवार उठा ली, हमारी खिड़की दब गई। सरपेटी की लड़ाइयां हैं। सारे पुलिस केस उठा के देख लो सारे के सारे। आप खुद जब डिप्टी बन जाओगे आप देखोगे क्या ये लड़ाइयां हैं क्या, कि दोनों के दादे एक हैं, 3 पीढ़ी पहले जाके एक और इनके अंदर लड़ाइयां चल रही है। क्योंकि सामाजिक मूल्य गतिशील हैं, सामाजिक मूल्य बदलते रहते हैं। उस समय के सामाजिक मूल्य थे कि भागती हुई सेना पर आक्रमण, दुश्मन माफी मांग ले तो उसको छोड़ दिया जाए। उस समय के सामाजिक मूल्य थे, उसने वो पालन किए। इसका मतलब दूरदर्शी। उस टाइम वही परिस्थितियां थी, उस परिस्थिति के अनुसार उसने जो निर्णय लिया वो अपना सही निर्णय था। तो लिखो लाइन छोड़ के। लेकिन ये आरोप सही नहीं है, बट दीज एलिगेशंस आर नॉट जस्टिफाइड। लेकिन ये आरोप सही नहीं है, बट दीज एलिगेशंस आर नॉट जस्टिफाइड। लेकिन ये आरोप सही नहीं है, बट दीज एलिगेशंस आर नॉट जस्टिफाइड। क्योंकि तराइन के दूसरे युद्ध से पहले, बिकॉज बिफोर सेकंड बैटल ऑफ टेरन, क्योंकि तराइन के दूसरे युद्ध से पहले, बिकॉज बिफोर सेकंड बैटल ऑफ टेरन, क्योंकि तराइन के दूसरे युद्ध से पहले, बिकॉज बिफोर सेकंड बैटल ऑफ टेरन, उसे किसी भी युद्ध में हार का सामना नहीं करना पड़ा था। ही वॉज नॉट डिफीटेड इन एनी बैटल। उसे किसी भी युद्ध में हार का सामना नहीं करना पड़ा था। ही वॉज नॉट डिफीटेड इन एनी बैटल। उसे किसी भी युद्ध में हार का सामना नहीं करना पड़ा था। ही वॉज नॉट डिफीटेड इन एनी बैटल। उसे किसी भी युद्ध में हार का सामना नहीं करना पड़ा था। अतः उसे अपरिपक्व सेनापति नहीं कहा जा सकता। सो ही कांट बी कॉल्ड एज इमैच्योर कमांडर। अतः उसे अपरिपक्व सेनापति नहीं कहा जा सकता। सो ही कांट बी कॉल्ड एज इमैच्योर कमांडर। ही कांट बी कॉल्ड एज इमैच्योर कमांडर। पैराग्राफ चेंज करके लिखो। दुश्मन की भागती हुई सेना पर आक्रमण नहीं करना, नॉट अटैकिंग ऑन रिट्रीटिंग आर्मी ऑफ एनिमी। दुश्मन की भागती हुई सेना पर आक्रमण नहीं करना, नॉट अटैकिंग ऑन रिट्रीटिंग आर्मी ऑफ एनिमी। नॉट अटैकिंग ऑन रिट्रीटिंग आर्मी ऑफ एनिमी। दुश्मन की भागती हुई सेना पर आक्रमण नहीं करना, नॉट अटैकिंग ऑन रिट्रीटिंग आर्मी ऑफ एनिमी। तथा माफी मांगने पर दुश्मन को छोड़ देना, एंड पार्डनिंग एंड अपोलोजाइजिंग एनिमी। पार्डन माफ कर देना, एंड पार्डनिंग एंड अपोलोजाइजिंग एनिमी। तथा माफी मांगने पर दुश्मन को छोड़ देना, एंड पार्डनिंग एंड अपोलोजाइजिंग एनिमी। माफी मांगने पर दुश्मन को छोड़ देना उस समय की भारतीय संस्कृति के आदर्श थे। वर आइडियल्स ऑफ इंडियन कल्चर ऑफ दैट एरा। वर आइडियल्स ऑफ इंडियन कल्चर ऑफ दैट एरा। उस समय की भारतीय संस्कृति के आदर्श थे। वर आइडियल्स ऑफ इंडियन कल्चर ऑफ दैट एरा। उस समय की भारतीय संस्कृति के आदर्श थे तथा वह भी इन्हीं आदर्शों का पालन कर रहा था। एंड ही वॉज फॉलोइंग दीज आइडियल्स ओनली। तथा वह भी इन्हीं आदर्शों का पालन कर रहा था। एंड ही वॉज फॉलोइंग दीज आइडियल्स ओनली। वह भी इन्हीं आदर्शों का पालन कर रहा था। एंड ही वॉज फॉलोइंग दीज आइडियल्स ओनली। फिर लाइन चेंज करके लिखो। हालांकि उसकी हार ने, ऑल्दो हिज डिफीट, हालांकि उसकी हार ने, ऑल्दो हिज डिफीट, भारत की गुलामी का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। पेव्ड द रूट फॉर स्लेवरी ऑफ इंडिया। पेव्ड द रूट फॉर स्लेवरी ऑफ इंडिया। भारत की गुलामी का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। प्रशस्त करना मतलब खोलना। भारत की गुलामी का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। पेव्ड द रूट फॉर स्लेवरी ऑफ इंडिया। पेव्ड द रूट फॉर स्लेवरी ऑफ इंडिया। हालांकि भारतीय गुलामी का मार्ग प्रशस्त कर दिया। इतने जल्दी लिखिए, वेरी गुड। भारत की गुलामी का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। पेव्ड द रूट फॉर स्लेवरी ऑफ इंडिया। लेकिन फिर भी बट स्टिल मध्यकालीन भारतीय इतिहास में, इन मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में, इन मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, उसके महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हिज इंपोर्टेंस कांट बी इग्नोर्ड। उसके महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हिज इंपोर्टेंस कांट बी इग्नोर्ड। उसके महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हिज इंपोर्टेंस कांट बी इग्नोर्ड।
याद रह जाएगा। तो ये पृथ्वीराज चौहान की पहले हमने कौन सी उपलब्धियां लिखी, राजनीतिक, फिर कौन सी लिखी, सांस्कृतिक, और फिर लास्ट में उसका क्या लिख लिया। अच्छा, शुरुआत के दौर में वो कई दिन तक बच्चा था, तब उसने राज के, उसकी मम्मी शासन संभाल रही थी, तब कुछ मंत्री थे जो इस शासन में सहायता कर रहे थे। तो मुख्य मुख्यमंत्री कौन थे, अलग से हेडिंग और डाल दो, पृथ्वीराज के प्रमुख मंत्री, प्रोमिनेंट मिनिस्टर्स ऑफ पृथ्वीराज, पृथ्वीराज के प्रमुख मंत्री, प्रोमिनेंट मिनिस्टर्स ऑफ पृथ्वीराज। नाम लिखकर बॉक्स में बंद कर लो, कई बार कोई पूछ ले इनमें से तो याद रहे अपने। लियो, कदम्बवास, भुवनमल, स्कंद, वामन और सोड। इसमें ऊपर वाले दो बंदों के स्टार लगाना नाम के, कदम्बवास और भुवनमल। कौन कौन दो बंदे बताओ देखिए, ये कोई नॉर्मल क्वेश्चन आएगा आपके, कदम्बवास और भुवनमल किसके दरबार में थे, तो किसके दरबार में थे। अगला राजा लिख लो, गोविंदराज। वो चार्ट याद कर लो, उसमें यही पढ़ा था हमने, गोविंदराज जी। गोविंदराज, तराइन का दूसरा युद्ध समाप्त होता है, पृथ्वीराज को पकड़ के मार दिया जाता है। गोविंदराज तुर्कों की अधीनता स्वीकार कर लेता है। ये टाबर था, ज्यादा उम्र भी नहीं थी, ये तुर्कों की अधीनता स्वीकार करता है और इसको अजमेर का राजा बना दिया। कहां का राजा बना दिया, लिख लो। इसने तुर्कों की अधीनता स्वीकार कर ली। ही एक्सेप्टेड सुपरमेसी ऑफ टर्क, या ही एक्सेप्टेड टर्क सुपरमेसी। इसने तुर्कों की अधीनता स्वीकार कर ली, ही एक्सेप्टेड टर्क सुपरमेसी। तथा अजमेर का राजा बना, एंड बिकम किंग ऑफ अजमेर। तथा अजमेर का राजा बना। तुर्कों ने दिल्ली पे कब्जा किया, अजमेर पे इसको बिठाया और इसने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। ही एक्सेप्टेड टर्क सुपरमेसी एंड बिकम किंग ऑफ अजमेर। ये बात इसके चाचा जी को बड़ी बुरी लगी। चाचा जी का नाम था हरिराज। क्या नाम था, और उन्होंने कहा यार भतीज तो यार पृथ्वीराज का बेटा कैसे कैसे कर सकता है, और उन्होंने इसको हटा दिया। ये चला जाता रणथंभोर। कहां चला जाता है, और अजमेर में राजा कौन बन जाता है क्या आपका, लिख लो। इसके चाचा हरिराज ने इसे हटा दिया। हिज अंकल हरिराज डिपोज्ड हिम। इसके चाचा हरिराज ने इसे हटा दिया। हिज अंकल हरिराज डिपोज्ड हिम। तथा यह रणथंभोर चला गया, एंड ही मूव्ड टू रणथंभोर। तथा यह रणथंभोर चला गया, एंड ही मूव्ड टू रणथंभोर। ये कहां पर चला गया, रणथंभोर। अगला राजा लिख लो, हरिराज। अगला कौन है, हरिराज। अच्छा, हरिराज अपने भतीजे को हटाता है, किस बात पे हटाता है, क्योंकि उसने तुर्कों की अधीनता स्वीकार कर ली। इसका मतलब तुर्कों के खिलाफ है, पक्ष में खिलाफ। और इसने कहा अजमेर क्यों, अजमेर में तुर्कों की अधीनता स्वीकार करने वाला नहीं बैठेगा, गोविंदराज हटेगा। दिल्ली भी हमारी है, चौहानों की दिल्ली, और दिल्ली पे तुर्क कब्जा कैसे कर सकते हैं, इसलिए दिल्ली पर आक्रमण कर देता है। और दिल्ली पर अपना एक सेनापति भेजता है, चतरराज। कौन सा सेनापति भेजता है, चतरराज वाल। चतरराज, मैं यहाँ अजमेर में देख रहा हूं तुर्कों को, तू जाके दिल्ली पर अटैक कर, दिल्ली छीन अपने। लेकिन चतरराज तुर्कों से दिल्ली में हार गया। अब तुर्कों को समाचार मिले कि यार ये तो दिल्ली पे अटैक करने लगे। कौन करने लग गया, वो गोविंदराज तो अपना ही बंदा है अजमेर के अंदर का, नहीं सब गोविंदराज को तो हटा दिया। वहां पे राजा कौन बना हुआ आजकल, हरिराज बना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में कौन संभाल रहा था इधर अपना, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहा ये तो पंगा है, तो इस हरिराज को हटाना पड़ेगा। कल कोई हरिराज शक्तिशाली हो गया तो ये वास्तव में अपने से दिल्ली छीन लेगा। तो इस बार कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर पर अटैक किया। पहले हरिराज दिल्ली पर अटैक करता है, और बाद में कुतुबुद्दीन कहां पर अटैक कर देता है, अजमेर। अच्छा, हरिराज ने दिल्ली पर अटैक किया तो उसका सेनापति कौन गया, और ये हार के वापस आ गया। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने अटैक किया, हरिराज वापस हार गया। और अपने ऐसे खूब सारे एग्जाम्पल है कि कोई राजा लगातार 2 युद्धों में हार गया तो उसने सुसाइड कर लिया। किसे लगा गया, लगातार 2 पेपर पास नहीं हुए। अब अपने पढ़ाई का कोई भी तुक ही वही है, सामाजिक मूल्य देश काल परिस्थितियों के अनुरूप होते हैं। ये बातें पहले वाले टाइम में तो ठीक थी। यदि हरिराज जिंदा रहता तो शायद ज्यादा अच्छे तरीके से लड़ पाता। जहां है तो जहां है शायद और सेना इकट्ठी करता और लड़ लेता, क्या पता क्या करता, पर नहीं, वो सुसाइड कर लेता, आग में जल जाता खुद। उसने यार अब कोई मतलब तो है नहीं, पहले मैं दिल्ली अटैक करने गया, वहां हार गया, फिर दिल्ली वाले अजमेर आए तो भी मैं तो हार गया। लिख लो। इसने अपने सेनापति चतरराज को दिल्ली पर आक्रमण के लिए भेजा। इसने अपने सेनापति चतरराज को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए भेजा। ही सेंट हिज कमांडर चतरराज टू अटैक ऑन दिल्ली। ही सेंट हिज कमांडर चतरराज टू अटैक ऑन दिल्ली।
इसने अपने सेनापति चतुर्राज को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए भेजा। इसने अपने सेनापति चतुर्राज को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए भेजा। ही सेंट हिज कमांडर चतुर्राज टू अटैक ऑन दिल्ली, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा, बट ही वाज डिफीटेड। लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा, बट ही वाज डिफीटेड। लाइन चेंज करके लिखो। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर पर आक्रमण किया। कुतुबुद्दीन ऐबक इन्वेडेड अजमेर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर पर आक्रमण किया। कुतुबुद्दीन ऐबक इन्वेडेड अजमेर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर पर आक्रमण किया। कुतुबुद्दीन ऐबक इन्वेडेड अजमेर, तथा उसने हरिराज को हरा दिया। एंड ही डिफीटेड हरिराज, तथा उसने हरिराज को हरा दिया। एंड ही डिफीटेड हरिराज, तथा उसने हरिराज को हरा दिया। एंड ही डिफीटेड हरिराज, तथा हरिराज ने आत्महत्या कर ली। एंड हरिराज कमिटेड सुसाइड, तथा हरिराज ने आत्महत्या कर ली। तो कोई पूछे भाई कौन सा चौहान राजा सुसाइड कर लेता है, तो कौन चौहान राजा था? क्यों सुसाइड कर ली उसने? क्योंकि लगातार 2 बार तुर्कों से वो हार गया, सुसाइड कर लेता। हरिराज ने आत्महत्या कर ली। अजमेर पे अब तुर्कों का राज हो गया। अजमेर पे किसका राज हो गया? तो अब कोई पूछा अजमेर का अंतिम चौहान राजा कौन है? कौन है? उसके बाद यहाँ चौहानों ने कई दिन तक कोशिशें जरूर की वापस लेने की, लेकिन उनकी पार नहीं पड़ी। और चौहानों के, अजमेर वाले चौहानों की एक ब्रांच बाद में कहां पे चली गई? रणथंभ। कहां चली गई? लिखो रणथंभोर का इतिहास। नई हेडिंग डालो, नए पेज पे लिखो रणथंभोर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ रणथंभोर। रणथंभोर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ रणथंभोर। सवाई माधोपुर में जगह पड़ती है रणथंभोर। पुराना किला था। अजमेर में जब चौहान थे तभी इन्होंने किला बना के रख रखा था। पहाड़ों के अंदर था, सुरक्षित था, जंगल के बीचों बीच में था। तो गोविंदराज को लगा कि यार अपने अजमेर से चाचा ने भगा दिया, और कहीं जाएंगे तुर्क और तंग करेंगे, तो ऐसी जगह पे जाते हैं जहां पर कोई भी तंग अपने को ना कर सके। तो पहाड़ों के बीच में ढंका किला कौन सा था? रणथंभोर। इसलिए गोविंदराज कहां चला जाता है? लिखो, एक लाइन सिंपल से लिखो। रणथंभोर में चौहान वंश का शासन था। चौहान डायनेस्टी रूल्ड ओवर रणथंभोर। रणथंभोर में चौहान वंश का शासन था। चौहान डायनेस्टी रूल्ड ओवर रणथंभोर। रणथंभोर में चौहान वंश का शासन था। पहला बंदा लिखो आपने तो गोविंदराज। गोविंदराज 1194 ईस्वी में, इन 1194 एडी, 1194 ईस्वी में, इन 1194 एडी, 1194 ईस्वी में, इन 1194 एडी, इसने रणथंभोर में चौहान राज्य की स्थापना की थी। ही फाउंडेड चौहान स्टेट इन रणथंभोर। इसने रणथंभोर में चौहान राज्य की स्थापना की थी। ही फाउंडेड चौहान स्टेट इन रणथंभोर। इसने रणथंभोर में चौहान राज्य की स्थापना की थी। ही फाउंडेड चौहान स्टेट इन रणथंभोर। कहां पर चौहान राज्य की स्थापना की? इसके बाद 2 राजा, केवल नाम नाम लिखने, कोई काम नहीं। एक बार क्रोनोलॉजी पूछी भी थी, वापस को उठा के पूछे, याद रहे आपके। 2 राजाओं के नाम लिख लो केवल, वालन, प्रहलादन। दो खाली नाम लिख लो। क्या क्या नाम 2 राजाओं को बताओ देखे? वालन और प्रहलादन। प्रहलाद शाह। पंचायत, पंचायत देखी कि नहीं देखी आपने? नहीं देखी? क्या करते हो फिर? क्या सर हमारे से हमारी वाली पंचायती नहीं हो रही है पूरी, और किसकी देखे? तो गोविंदराज के बाद में कौन बना? वालन। वालन के बाद कौन बना? ये नाम नाम है, केवल नाम नाम याद रखना। अगला राजा लिखो वीर नारायण, और स्टार लगा लो। पिछले 2 साल में आरपीसी ने इसके 2-3 सवाल पूछ लिए। एक ही सवाल बनता है, घुमा फिर आगे वो पूछ लेते हैं। वीर नारायण कौन? अगला राजा। अच्छा, अजमेर पे इधर तुर्कों का कब्जा हो गया, दिल्ली पे तुर्कों का कब्जा हो गया। अजमेर वाले चौहानों की एक ब्रांच जाके कहां पर बस गई? अपने रणथंभोर। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में दिल्ली के अंदर जो सुल्तान बनता है, उस सुल्तान का नाम है इल्तुतमिश। क्या नाम है? ऐबक ने इधर कब्जा किया था। ऐबक के बाद जो दिल्ली के अंदर आया वो बंदा कौन है? नाम सुना होगा? अच्छा, इल्तुतमिश का नाम नहीं सुना तो आपने रजिया का नाम सुना होगा। रजिया सुल्तान, ये रजिया के पापा है। ये कौन है? बाकी जगह रजिया गुंडों में फंसती थी, इधर ये फंसे एक बार, और यहाँ रणथंभोर पर अटैक कर देता है। इल्तुतमिश कहां पर अटैक करता है? कि मैं रणथंभोर पे कब्जा करूंगा। रणथंभोर पे कब्जा करने के लिए वीर नारायण इसके खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था, लेकिन इल्तुतमिश भी अपने इरादों में सफल। कोई आपसे पूछेगा कि रणथंभोर का कौन सा राजा इल्तुतमिश के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था, तो कौन राजा था? लिखो, यह दिल्ली के इल्तुतमिश के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। याद रहे आपके, इल्तुतमिश कहां का है? दिल्ली। यह दिल्ली के इल्तुतमिश के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। ही डाइड व्हाइल फाइटिंग अगेंस्ट इल्तुतमिश ऑफ दिल्ली। यह दिल्ली के इल्तुतमिश के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। ही डाइड
वाइल फाइटिंग अगेंस्ट इल्तुतमिश ऑफ दिल्ली। यह है दिल्ली के इल्तुतमिश के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। अगला राजा लिखो वाघ भट्ट। कौन अगला राजा बताओ देखिए? वाघ भट्ट। वाघ भट्ट के टाइम दिल्ली में राज फिर चेंज हो गया और दिल्ली में एक नया राजा बना हुआ इल्तुतमिश के बाद में, नासिरुद्दीन महमूद। कौन राजा बना बताओ देखिए? नासिरुद्दीन महमूद। कहां का राजा? इसने अपने इधर रणथंभौर पर अटैक कर दिया। रणथंभौर का किला बड़ी शानदार लोकेशन पे था, ये चाहता था रणथंभौर के किले पे कब्जा कर लूं, लेकिन इसकी भी पार नहीं पड़ी। देखो दिल्ली के नासिरुद्दीन महमूद ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। नासिरुद्दीन महमूद ऑफ दिल्ली अटैक्ड ऑन रणथंभौर। दिल्ली के नासिरुद्दीन महमूद ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। नासिरुद्दीन महमूद ऑफ दिल्ली अटैक्ड ऑन रणथंभौर। रणथंभौर पर आक्रमण किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। बट ही कुडंट गेट सक्सेस। लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। बट ही कुडंट गेट सक्सेस। मतलब पार नहीं पड़ी किले पे कब्जा करने, यार वापस चला गया। लेकिन उसे सफलता। अब कोई पूछेगा दिल्ली के इल्तुतमिश से रणथंभौर का कौन सा राजा था जिस टाइम अटैक हुआ था? वीर नारायण। नासिरुद्दीन महमूद ने हमला किया था। रणथंभौर का राजा कौन था? अगला राजा लिखो जैत्र सिंह। कौन अगला राजा? जैत्र सिंह ने 32 साल तक राज किया था। कितने साल राज किया? और फिर इसको लगा गया यार बस खूब हो गया, और इसने अजय राज की तरह, जैसे अजय राजा अपने जीवन काल में अपने बेटे को राजा बनाता है, इसने अपने जीवन काल में बेटे को राजा बना दिया। और बेटे का नाम था हमीर। क्या नाम था? पर कितने साल राज किया था? ये साल याद रखना, मैं आगे पूछूंगा क्यों, मैं बता दूंगा क्यों, याद करवाने पर लिखो एक बार। इसने 32 वर्षों तक शासन किया था। ही रूल्ड फॉर 32 ईयर्स। इसने 32 वर्षों तक शासन किया था। ही रूल्ड फॉर 32 ईयर्स। इसने 32 वर्षों तक शासन किया था। ही रूल्ड फॉर 32 ईयर्स। तथा अपने जीवन काल में ही एंड्यूरिंग हिज लाइफ, तथा अपने जीवन काल में ही एंड्यूरिंग हिज लाइफ, अपने जीवन काल में ही एंड्यूरिंग हिज लाइफ, अपने बेटे हमीर को राजा बना दिया था। ही कोरोनेटेड हिज सन हमीर। अपने बेटे हमीर को राजा बना दिया था। ही कोरोनेटेड हिज सन हमीर। किसको राजा बना दिया? अपने बेटे हमीर को। किसने? जैतर से। आगे चलो बोले। अगला राजा लिखो अब हमीर। अपने सबसे ज्यादा काम का राजा यही है, इसके स्टार लगा लेना। कौन अगला राजा? कौन नाम बताओ देखिए? हमीर। हमीर अगला राजा। हमीर के लिए कहते हैं कि हमीर ने अपने जीवन में 17 युद्ध लड़े थे। कितने लड़े? इनमें 16 जीता। तो मुझे याद है एक बार आरपीसी का सीधा सीधा सवाल है, राजस्थान के कौन से राजा को 17 में से 16 युद्धों का विजेता कहा जाता है? कितने में से कितने युद्ध जीते? लिखिए। इसने 17 में से 16 युद्ध जीते थे। ही वॉन 16 बैटल्स आउट ऑफ 17। इसने 17 में से 16 युद्ध जीते थे। ही वॉन 16 बैटल्स आउट ऑफ 17। इसका मतलब आसपास के कई राजाओं को हराया। लिख लो, इसने कई राजाओं को हराया था। ही डिफीटेड मेनी किंग्स। इसने कई राजाओं को हराया था। ही डिफीटेड मेनी किंग्स। जैसे अब कईयों में 2-4 के नाम लिख लेते हैं जो अपने आगे काम आएंगे थोड़े। इसने मेवाड़ के एक राजा को हराया जिसका नाम है समर सिंह। इसने आबू के एक राजा को हराया जिसका नाम था प्रताप सिंह। इसने मालवा के एक राजा को हराया जिसका नाम था भोज परमार सेकंड। तब मालवा की राजधानी हुआ करती धार। उज्जैन के पास में जगह पड़ती धारा नगरी, मध्य प्रदेश में ना। मैंने पहले दिन ही कहा था कि मध्य प्रदेश वाला इलाका अपना था भाई। सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स, इन सबको मिला के क्या बोलते हैं? राजस्थान। कौन कौन से राजाओं को हराया? देखो नाम बोलो देखो एक बार। समर सिंह मेवाड़, प्रताप सिंह आबू, और भोज परमार सेकंड धार। धार कहां पे पड़े आपका? मालवा, मध्य प्रदेश है ना। मध्य प्रदेश के अंदर से आगे पढ़ लेंगे। ये सब राजा वापस आएंगे, अगर रिपीट होंगे तब अपने वापस ध्यान दे लेंगे। तो कई आसपास के कई राजाओं को हराया। आसपास कई राजाओं में कौन कौन है? मेवाड़ का राजा कौन सा है? समर सिंह। आबू का कौन है? प्रताप। और धारा नगरी या मालवा या मध्य प्रदेश का कौन है? भोज परमार सेकंड। इन दिनों दिल्ली का राज फिर चेंज है। इल्तुतमिश के टाइम में दिल्ली का राजा कौन है? अपने वीर नारायण। उधर नासिरुद्दीन महमूद के टाइम में अपना राजा कौन है? इधर वाघ भट्ट। इधर दिल्ली का राज चेंज था और दिल्ली में एक राजा बना हुआ जलालुद्दीन खिलजी। कौन राजा बना हुआ है?
जलालुद्दीन खिलजी कहां का राजा? दिल्ली का। और उसे लगा यार ये रणथंभौर वाले काबू नहीं आ रहे, अपने 2 बंदे चले गए लेकिन अभी तक भी रणथंभौर के किले पे कब्जा नहीं हुआ है, अपने यार हमला करते हैं। पर इसने एक बार नहीं 2 बार ट्राई की। कितनी बार ट्राई की? एक बार 1290 में आया, दोबारा आया 1292 में। कब कब आया बताओ देखिए? 1290 और 1292। कौन कहां का राजा है, कहां पे अटैक करने के लिए था? लेकिन दोनों बार उसकी पार। तो कोई पूछेगा कि हमीर ने दिल्ली के कौन से सुल्तान के हमलों को 2 बार विफल कर दिया था, या दिल्ली के कौन से सुल्तान ने हमीर से 2 बार हार का सामना करना पड़ा? याद रहेगी? लिखो। जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर 2 बार आक्रमण किए थे। जलालुद्दीन खिलजी अटैक्ड 2 टाइम्स ऑन रणथंभौर। दिल्ली का है, कोष्टक में जाओ, दिल्ली लिख लेना आप। जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर 2 बार आक्रमण किया था। जलालुद्दीन खिलजी अटैक्ड 2 टाइम्स ऑन रणथंभौर। जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर 2 बार आक्रमण किया था। कितनी बार आक्रमण किया था? कोष्टक में लिख लो, 1290 तथा 1292। याद नहीं करने, और इन 2 आंकड़े लिखे होंगे, हमेशा दिमाग में बैठा रहेगा। कितनी बार अटैक हुआ था? 2 बार। कोष्टक में लिख लो 1290 तथा 1292। 1219, 1292। लेकिन उसे सफलता नहीं मिली, बट ही कुडंट गेट सक्सेस। लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। हुआ क्या कि पहली बार वो 1290 में आया, उसने रणथंभौर का घेरा डाला। यहाँ पे अपने किला बहुत ऊंचा था। आप अभी भी रणथंभौर का किला कभी देखने के लिए जाओ, बहुत ऊंचे पहाड़ पर बना हुआ, जंगल के अंदर है। रणथंभौर अभ्यारण्य है, पूरा अभ्यारण्य के अंदर किला बना हुआ है। तो जंगल के रास्तों से उबड़ खाबड़ बहुत गंदे गंदे से रास्ते, उनके अंदर से आप किले तक पहुंचो। फिर इतना ऊंचा बना हुआ किला कि आप उसके ऊपर चढ़ नहीं सकते, रास्ते चढ़ने के सीधे सीधे है नहीं। और फिर जो बंदा ऊपर बैठा होगा वो फायदे में, जो नीचे बैठा होगा वो नुकसान। ऊपर बैठा बैठा एक बाटा भी मार दिया तो आपके दिन नीचे 10 सैनिक मर गए। तो जलालुद्दीन खिलजी ने कहा कोई बात नहीं, कुछ दिन बैठते हैं। तो 1290 में आया, कुछ दिन तक बैठा रहा। फिर उसे लगा यार फायदा नहीं है, अपने किले के अंदर घुसने का कोई रास्ता है नहीं, और ऊपर वाले बैठे बैठे अच्छी लोकेशन के अंदर बैठे हैं, वो अपने फौजी मार रहे हैं। तो उसने कहा चलो रे वापस चलते हैं। सैनिकों ने कहा साहब आए हैं, कुछ तो लेके जाएं यहाँ से। क्या नहीं नहीं, आप कुछ ही नहीं मिलेगा, चलो अगली बार वापस ट्राई करेंगे। 2 साल का गैप लिया उसने, तैयारी की ढंग से, कोचिंग की पूरी, और इस बार पक्का प्री पास कर लूंगा मैं, इस बार वापस अटेम्प्ट देता हूं। और दोबारा कब आया अटैक करने के लिए? 1200। सैनिकों ने कहा साहब क्या करेंगे वहां जाके, पिछली बार की तरह बीच में वापस आ जाओगे? उसने कहा इस बार सौगन है अपने को, और अपने इस बार वापस बीच में से नहीं है। यहां पर आके बैठा रहा, वापस सेम ढाक के 3 पात। इस बार भी वहां पर पार नहीं पड़ी। तो उसने एक दिन आप क्या कहते, उसने सैनिकों का वापस चलो। तो साहब यह क्या तरीका है, पिछली बार भी आप बीच में वापस ले गए, इस बार भी बीच में वापस लेके जा रहे हो, फिर आते क्यों यहाँ पे? अब जलालुद्दीन क्या कहे, शर्म आई यूं। तो उसने कहा कि देखो ऐसे 10 किले भले हाथ आए या नहीं है, मेरे लिए मेरे एक एक मुसलमान सिपाही का बाल ज्यादा कीमती है। ऐसे 10 किलों को मैं मुसलमान के बाल के बराबर भी, उनका बाल भी टूट जाए तो मुझे दुख होता है। यहां तो मेरे फौजी मर रहे हैं इस किले के चक्कर में, तो इसलिए अब हम यहां पे लड़ाई नहीं करेंगे। समझ गए तुम लोग? सैनिकों ने कहा हाँ साहब समझ गए। क्या समझ में आया? अंगूर खट्टे हैं। सीधा सीधा समझ में आ गया। तो कोई पूछेगा आपसे कि दिल्ली के कौन से सुल्तान ने कहा था कि ऐसे 10 किलों को मैं मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता? ऐसा कौन से किले पर विफल होने के बाद कहा था? क्या कहा था? ऐसे 10 किलों को मैं मुसलमान के बाल के बराबर। देखो अपनी विफलता के बाद, आफ्टर हिज फेलियर, अपनी विफलता के बाद आफ्टर हिज फेलियर, जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था कि, जलालुद्दीन खिलजी सेड दैट, जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था कि, जलालुद्दीन खिलजी सेड दैट, इनवाइटेड को नाम लिखना, मैं ऐसे 10 किलों को मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता। मैं ऐसे 10 किलों को मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता। आई डोंट कंसिडर सच 10 फूट्स इक्वल टू सिंगल हेयर ऑफ ए मुस्लिम। आई डोंट कंसिडर सच 10 फूट्स इक्वल टू सिंगल हेयर ऑफ ए मुस्लिम। मैं ऐसे 10 किलों को मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता। आई डोंट कंसिडर सच 10 फूट्स इक्वल टू सिंगल हेयर ऑफ ए मुस्लिम। मैं ऐसे 10 किलों को मुसलमान के बाल के बराबर। किसने कहा ऐसा? जलालुद्दीन खिलजी। कौन से किले के बारे में कहा? तो क्या कहा? डायलॉग बताओ दोबारा। मुसलमान के। कोई सिंपल पूछेगा, मैं ऐसे 10 किलों को मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता, यह कथन किसका है? यह कथन किस किले के बारे में है? या रणथंभौर किले के बारे में जलालुद्दीन खिलजी का कथन बताइए। मुसलमान के बाल के बराबर नहीं। अच्छा हमें क्या पता भाई उसने ऐसी बातें कही थी कि नहीं की थी, उसने अटैक किए थे कि नहीं किए थे? तो हम कहते साहब उसका टाइम का एक राइटर है जो ये सारी बातें लिख के गया है, उसके दरबार का एक राइटर, इसका नाम है अमीर खुसरो। क्या नाम है? तो हमने कहा अमीर खुसरो ने तो खूब सारी किताबें लिखी, हमें क्या पता कौन सी किताब के अंदर वो ये बात लिख गया और कौन सी में नहीं लिख के गया। तो हमने कहा वो हम बता देंगे। जिस किताब में वो ये बातें लिख के गया उस किताब का नाम है मिफ्ता उल फुतूह है।
क्या नाम किताब का बोलो देखे, क्या नाम दोबारा बोलो, किसकी किताब है? हसन निजामी, ताजुल मासिर, अमीर खुसरो, मिफ्ताहुल फुतूह। अमीर खुसरो बुक का नाम बोलो, क्या नाम है? मिफ्ताहुल फुतूह है। किसकी किताब है? किसके हमलों की जानकारी देती है? जलालुद्दीन खिलजी ने कहां अटैक किया है, और अटैक करने के बाद हार गया तो क्या कहा उसने? ऐसा कौन सी किताब में लिखा हुआ है? यह किताब किसने लिखी थी? कौन सी किताब? लिखो। अमीर खुसरो ने जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमणों की जानकारी दी है। अमीर खुसरो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट अटैक्स ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो ने जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमणों की जानकारी दी है। अमीर खुसरो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट अटैक्स ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमणों की जानकारी दी है अमीर खुसरो। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट अटैक्स ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। नीचे लिख लो अमीर खुसरो की पुस्तक बराबर मिफ्ताहुल फुतूह है, और बॉक्स में बंद कर लो। किताब का नाम ज्यादा महत्वपूर्ण है। अमीर खुसरो की पुस्तक, क्या नाम बताओ देखे? मिफ्ताहुल फुतूह है। किसकी किताब है? किसके आक्रमणों की जानकारी देती है? जलालुद्दीन खिलजी। क्या नाम है बुक का? मिफ्ताहुल फुतूह। बॉक्स में बंद कर लो, है ना, यही काम की बात है। जलालुद्दीन तो 2 बार आया, दोनों बार जलील होके चला गया यहां से। तो उसके भतीजे ने कहा कि दादा का, बाप का, भाई का, वो बंदा था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? तो अलाउद्दीन 1301 में रणथंभोर पर अटैक कर देता। कब कर देता है? लिखो 1301 ईस्वी में, इन 1301 एडी। 1301 ईस्वी में 1301 एडी अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभोर पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी अटैक्ड ऑन रणथंभोर। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभोर पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी अटैक्ड ऑन रणथंभोर। किसने अटैक किया बताओ देखिए? अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभोर पर आक्रमण किया। अब लिखो आक्रमण के कारण। यह बड़ा आक्रमण था ना। आक्रमण के कारण, कॉजेज ऑफ अटैक। ये वाला सन भी थोड़ा दिमाग के अंदर रखना, क्योंकि बार ना अलाउद्दीन के अटैक खूब सारे हुए थे अपने राजस्थान में। 4-5 अटैक किए थे। तो वो कई बार क्रोनोलॉजी पूछते हैं, कहां पर पहले किया था, कहां पे बाद में। सीधा सीधा सन नहीं पूछे, पर आगे पीछे का पूछ लेंगे, तो थोड़ा दिमाग मेरे तो अपने कर लेंगे। रणथंभोर पे अटैक कब हुआ? अच्छा अब बताओ, हमीर दिल्ली की तरफ गया, अलाउद्दीन रणथंभोर की तरफ आया। इस्लाम साम्राज्य का विस्तार कौन करना चाहता है? लिखो कारण। एक कारण हमेशा ही आंखें बंद करके लिखना है। अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी वांटेड टू एक्सपांड हिज एम्पायर। कि किसी भी राजा के हमले के लिए और कोई कारण हो ना हो, एक कारण पक्का है कि वो क्या करना चाहता है? अपने साम्राज्य। और यार अलाउद्दीन तो वो राजा था, मध्यकाल का पहला राजा, इसने साउथ इंडिया पे अटैक कर दिया। वरना दिल्ली वालों ने साउथ इंडिया की तरफ अटैक नहीं किए थे, क्योंकि बीच में विंध्याचल पर्वतमाला आ जाती, तो नॉर्थ अलग था, साउथ अलग था। ये साउथ में चला गया था। तो जब साउथ में चला जाएगा तो अपने इधर तो आना ही था, सीधी सी बात। क्या लिखा अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य का? फिर देखो, मैंने आपको दिन, कल परसों दिन बातें बताई थी आपको कि अपना राजस्थान जो था ना, वो ट्रेड रूट पे था। सब तरफ का ट्रेड कहीं से भी कहीं होगा तो उसके बीच में कौन आएगा? अपने उत्तर भारत में ट्रेड की 2 बहुत अच्छी जगह थी, या 2 जगह पैसे वाली अच्छी जगह थी। एक तो गुजरात और एक मालवा। कौन कौन सी जगह? ये अपना राजस्थान, राजस्थान की एक साइड में तो पड़ा है गुजरात, और एक साइड में क्या पड़ा है? मालवा में खेती बहुत अच्छी होती थी। मध्य प्रदेश वाला जो मालवा, यहां पे खेती बहुत अच्छी हुआ। जहां खेती ज्यादा होगी वहां पे टैक्स कम आएगा, ज्यादा आएगा। और टैक्स ज्यादा आएगा तो राजा को फायदा है या घाटा है? इसलिए दिल्ली का हर कोई राजा चाहता कि वो कहां पे कब्जा कर ले? गुजरात का कारण मैंने बताया था, अरब सागर लगता है, जहां समुद्र लगेंगे वहां पर विदेशी व्यापार वाणिज्य ज्यादा होगा, और व्यापार वाणिज्य होगा वहां पर तो पैसे और ज्यादा होंगे भाई। इसलिए दिल्ली का हर कोई राजा चाहता है कहां पे कब्जा कर ले? गुजरात। लेकिन दिल्ली में बैठ के ना तो गुजरात कंट्रोल हो सकता है ना मालवा, क्योंकि तब ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा था नहीं, कम्युनिकेशन इतना अच्छा था नहीं। तो दिल्ली बैठ के गुजरात मालवा कंट्रोल कैसे करोगे? इसलिए अलाउद्दीन के दिमाग में था कि इन दोनों के बीच में इधर राजस्थान है, और यदि वो राजस्थान के डंके डंके किलों पे कब्जा कर ले तो इधर से उसको यहाँ ये भी कंट्रोल हो जाएगा, ये भी कंट्रोल हो जाएगा। और राजस्थान में सबसे डंके किले अपने 2 थे, रणथंभोर और चित्तौड़। कौन से थे? और दोनों रूट पे, दिल्ली से मालवा, दिल्ली से गुजरात वाला जो ट्रेड रूट है, उसके बीच में कौन कौन से किले आ रहे हैं अपने? रणथंभोर का किला। और किसी भी आक्रमण के पीछे आर्थिक कारण पक्का होता है, हर आदमी को फायदा चाहिए होता है, इसलिए रणथंभोर के किले पे कब्जा करके 2 जगह को कंट्रोल करना चाहता है। कहां कहां? मालवा और गुजरात। लिखो, रणथंभोर का किला दिल्ली से गुजरात व मालवा के व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। रणथंभोर का किला दिल्ली से गुजरात व मालवा के व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। रणथंभोर फोर्ट was located on trade route from Delhi to Malwa and Gujarat. Ranthambore fort was located
ऑन ट्रेड रूट फ्रॉम दिल्ली टू मालवा एंड गुजरात। रणथंभौर का किला दिल्ली से गुजरात व मालवा के व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। दिल्ली से गुजरात व मालवा के व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। वॉज लोकेटेड ऑन ट्रेड रूट फ्रॉम दिल्ली टू मालवा एंड गुजरात। दिल्ली से मालवा तथा गुजरात के व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। कौन सा किला? बाकी कल पढ़ेंगे, याद करके ना।